कहानी की शुरुआत में हम जैक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अभी अभी सोकर उठा है। वो उठते ही अपना रेडियो ऑन करता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं आ रहा होता। जैक को लगता है कि शायद रेडियो खराब हो चुका है। आगे वो अपने कुछ दोस्तों को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन भी नहीं चल रहा था। जिसके बाद वो तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो अपनी कार में पेट्रोल डलवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकता है, लेकिन दुकान के अंदर जाकर वो देखता है कि कैश काउंटर पर कोई नहीं था। वो किसी को इधर उधर ढूंढने लगता है, पर तभी उसे किचन में से धुआं आता हुआ दिखाई देता है। जैक अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई पानी उबालने के लिए रखकर पता नहीं कहाँ चला गया है। वहीं पास में ही एक टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद था, तो जैक को लगता है कि अंदर कोई तो जरूर होगा, लेकिन जब वो उसके अंदर देखता है तो वो भी खाली होता है। फिर जैक उस जगह से थोड़ा आगे जाता है और देखता है कि पिछली वाली सड़क ही नहीं बल्कि इस सड़क पर भी कोई नहीं है। अब जैक को थोड़ा अजीब लगने लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि चलो ऑफिस जाकर देखते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई तो मुझे मिल ही जाएगा। फिर थोड़ा आगे जाने पर उसे घर में कुछ मूवमेंट होती हुई दिखाई देती है, तो जैक तुरंत अपनी कार रोककर उस घर में चला जाता है। वो दरवाजा खटखटाता है पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। आखिर में परेशान होकर जैक कांच तोड़कर अंदर चला जाता है। वो देखता है कि घर तो पूरा खाली पड़ा है और किचन में पानी का पाइप टूटने की वजह से पानी लीक हो रहा है। जैक उस पानी की सप्लाई को बंद करता है और उस घर से बाहर निकलकर अपने ऑफिस की तरफ जाने लगता है। फिर थोड़ा आगे जाने पर उसे सड़क के बीचों बीच एक गैस का टैंकर खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उस टैंकर के अंदर जाता है और वहाँ पर पड़ी हुई एक वॉकी टॉकी से किसी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें से भी उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। फिर वहाँ से थोड़ा आगे जाने पर वो शहर पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे कोई इंसान नहीं दिखता। अब जैक यहाँ पर डरने लगा था और उसे लग रहा था कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सभी लोग रातों रात गायब हो जाएं। तभी जैक को एक जगह से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। वो सोचता है कि शायद वहाँ पर तो कोई जरूर होगा, लेकिन वहाँ पर जाकर वो देखता है कि वहाँ तो एक प्लेन क्रैश हो रखा है। जैक सोचता है कि चलो प्लेन के अंदर मरे हुए लोग तो होंगे ही, लेकिन जब वो उस प्लेन के अंदर जाता है तो वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद जैक अपने ऑफिस आता है, जहाँ पर वो किसी तरह की रिसर्च के ऊपर काम कर रहा था। वहाँ आकर वो देखता है कि उसकी सभी मशीनें तो सही चल रही थी। जैक वहाँ पर किसी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी उसका कॉल नहीं उठाता। तभी जैक के मॉनिटर पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि ऑपरेशन फ्लैशलाइट पूरा हो चुका है। जैक जल्दी से उठता है और पूरे ऑफिस में अपने साथियों को ढूंढने लगता है, लेकिन पूरे ऑफिस में उसके अलावा कोई नहीं होता। तभी वो कंट्रोल रूम में जाता है और देखता है कि उसका बॉस तो वहीं पर बैठा है। अब जैक जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है, वो देखता है कि उसका बॉस तो मर चुका है। अब ये देखकर जैक डर जाता है और भागकर वहाँ से बाहर आ जाता है। वो जल्दी से उस ऑफिस से निकलने की कोशिश करता है, पर तभी वो देखता है कि ऑफिस के सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो चुके हैं। तभी जैक अपने कैबिन में आता है और रिकॉर्डर उठाकर कहता है कि आज जुलाई 5 है और हमारा ऑपरेशन फ्लैशलाइट फेल हो चुका है, जिसकी वजह से दुनिया के सभी लोग गायब हो चुके हैं। सिर्फ मैं ही हूँ जो यहाँ पर अकेला बचा हूँ। जिसके बाद वो उस रिकॉर्डिंग को टेबल पर रखता है और वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करके उस ऑफिस का दरवाजा तोड़ देता है। इसके बाद वो एक रेडियो स्टेशन में जाता है और कुछ ब्रॉडकास्ट करने लगता है। वो अपना नाम और अपना पता बताता है और कहता है कि अगर कोई भी जिंदा हो तो मुझे आकर मेरे एड्रेस पर मिलना। इसके बाद वो पूरे शहर की दीवारों पर अपना नंबर और एड्रेस लिख देता है। जिसके बाद वो एक पुलिस कार को लेकर गली गली अनाउंसमेंट करता है कि अगर कोई भी जिंदा है तो प्लीज आकर मुझे कांटेक्ट करे। और इसी तरह ये सब करते हुए कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक भी इंसान जैक को कांटेक्ट नहीं करता। वहीं जैक रोज रोज इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुका था और अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वो इस दुनिया में अकेला ही बचा है। पर तभी उसके दिमाग में आता है कि अगर मैं इस दुनिया में अकेला हूँ तो फिर मैं इस छोटे से घर में क्यों रहता हूँ। जिसके बाद वो शहर के सबसे बड़े और शानदार घर में जाकर रहने लगता है। आगे वो एक कार के शोरूम में से सबसे महंगी कार निकालता है और उसे लेकर घूमने लगता है। फिर वो एक मॉल में जाकर वहाँ पर सबसे महंगे कपड़े पहन लेता है। अब ये सब चीजें करने में उसे बहुत मजा आ रहा था, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में वो इन सबसे भी बहुत बोर हो जाता है। अब कुछ दिन और बीतते हैं और जैक की दिमागी हालत अब खराब होने लगती है। वो आदमियों की जगह औरतों के कपड़े पहनने लगता है। जिसके बाद वो वहाँ के प्रेसिडेंट के घर पर जाता है और उसकी बालकनी में जाकर स्पीच देने लगता है। आगे वो एक शॉटगन लेकर एक चर्च में घुस जाता है और वहाँ पर लगी जीसस की मूर्ति को शूट करके उड़ा देता है। जिसके बाद वो एक बड़ा सा ट्रक लेकर शहर की सारी दुकानों को तोड़ने लग जाता है। अब अकेला रह रहकर जैक पूरी तरह पागल हो चुका था, इसलिए वो खुद को ही मारने के बारे में सोचने लगता है। पर तभी वो फैसला बदल लेता है और डिसाइड करता है कि अब से वो जिंदगी के मजे लेगा। जिसके बाद वो समुद्र में जाकर नहाने लगता है और वापस अपने घर लौट आता है, जैसे कि वो अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करने वाला हो। फिर एक दिन जब वो अपने घर पर आता है तो वहाँ पर उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की थी जो उसके ऊपर गन पॉइंट करी हुई थी। अब उस लड़की को देखकर जैक बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है, क्योंकि इतने दिनों बाद उसने कोई इंसान देखा था। वहीं वो लड़की भी जैक को देखकर बहुत खुश होती है। आगे वो लड़की उसे अपना नाम जैनी बताती है। वो कहती है कि एक सुबह जब मैं सोकर उठी तो सभी लोग गायब हो चुके थे। मैं अकेली ही पूरे शहर में घूम रही थी, पर तभी मैंने दीवारों पर आपका एड्रेस देखा तो मैं यहाँ पर आ गई। अब बातें करते करते जैनी सो जाती है और वहीं जैक भी पास में ही बैठा उसे देखता रहता है। जिसके थोड़ी देर बाद वो भी सो जाता है। अगली सुबह वो दोनों शहर की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर हम दोनों जिंदा है तो कोई और भी जिंदा हो सकता है। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें वहाँ पर कोई इंसान नहीं दिखता। फिर ऐसे ही एक दिन जैक जैनी को अपने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है कि हम वायरलेस एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में हम फेल हो गए और मुझे लगता है कि शायद इसी की वजह
वजह से सभी लोग गायब हुए हैं। अभी सुनते ही जेनी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं और अब जैक और जेनी एक दूसरे के करीब आने लग गए थे। आगे वो दोनों बाहर आते हैं और अपनी पसंद की वो सारी चीजें करते हैं जो वो हमेशा से करना चाहते थे। फिर एक दिन जब जैक कहीं पर जा रहा था तभी उसके रास्ते में एक ट्रक आ जाता है। जैक अपनी गन लेकर उस ट्रक के पास जाता है तो उस ट्रक में से एक आदमी बाहर निकलता है जिसने मास्क पहना हुआ था। वो जैक पर गन पॉइंट करता है और उसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो, तुम जिंदा कैसे बचे और क्या तुम अकेले हो। तभी जैक भी उसे झूठ बोल देता है कि हाँ मैं अकेला हूँ। अभी सुनकर वो आदमी अपना मास्क उतारता है और जैक से कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही बचा हूँ। पर तभी जैक की वॉकी टॉकी में जेनी की आवाज आती है जिसे सुनकर वो आदमी कहता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। अब जैक उसे सब कुछ सच बता देता है कि मेरे साथ एक लड़की है। अभी सुनते ही वो आदमी कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। आगे घर पहुँचने पर वो दोनों जेनी को देखते हैं जो कि एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनकर वहाँ पर खड़ी थी। तभी वो आदमी उन दोनों के पास आकर उन्हें गले लगा लेता है और कहता है कि अच्छा है अब मैं अकेला नहीं हूँ। जिसके बाद वो उन्हें अपना नाम हैप्पी बताता है। अब वो तीनों एक साथ बहुत खुश रहते हैं और साथ में घूमते फिरते रहते हैं। फिर एक दिन वो तीनों एक जंगल में कैंपिंग करने जाते हैं। तभी हैप्पी उन्हें बताता है कि एक बार मेरे और मेरे दोस्त के बीच में लड़ाई हो गई थी और उसने मुझे इतना मारा था कि मुझे लगा मैं मर चुका हूँ। पर जब मुझे होश आया तो मेरे आसपास कोई नहीं था और तब मुझे पता चला कि मैं इस दुनिया में अकेला बचा हूँ। तभी जेनी कहती है कि उस दिन मैं बाथरूम में हेयर ड्रायर यूज कर रही थी। तभी मुझे जोर का एक झटका लगा और मुझे लगा कि मैं मर गई, लेकिन जब मुझे होश आया तो सारे इंसान गायब हो चुके थे। तभी जैक कहता है कि मैंने भी उस रात ऑफिस में हुई एक लड़ाई से परेशान होकर नींद की गोलियां खा ली थी, लेकिन फिर सुबह उठते ही मैं इस दुनिया में अकेला ही बचा था। फिर उसी रात जब ये सभी सो रहे थे तभी जेनी को बाहर किसी के गाने की आवाज आती है। फिर जेनी जब बाहर जाती है तो वो हैप्पी को वहाँ पर देखती है जो एक कब्र पर खड़ा होकर गाना गा रहा था। जेनी को लगता है कि इसको डिस्टर्ब करना सही नहीं है, इसलिए वो वापस आकर सो जाती है। अगली सुबह जैक अपने किए हुए एक्सपेरिमेंट की जाँच कर रहा था जिस दौरान वो हैप्पी और जेनी को साथ में जॉगिंग करते हुए देखता है। जेनी उससे पूछती है कि तुम्हारा फ्रैंक तुम्हें मारना क्यों चाहता था। हैप्पी कहता है क्योंकि मैं उसकी पत्नी के साथ सो रहा था और फिर मैंने उसे मार डाला। अभी सुनते ही जेनी घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर घर आते ही जैक जेनी से पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। जिस पर जेनी कहती है कि कुछ भी नहीं। फिर जैक हैप्पी से पूछता है कि जेनी को क्या हुआ। हैप्पी कहता है कि पता नहीं, मैंने तो उसे कुछ नहीं बोला। अब जैक और हैप्पी के बीच में लड़ाई हो जाती है और जैक अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी हैप्पी को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी एक गाड़ी लेकर जैक के पीछे पड़ जाता है। वहीं इन दोनों को गुस्से में देखकर जेनी भी अपनी कार लेकर इनके पीछे जाने लगती है। तभी जैक हैप्पी की गाड़ी से टकराता है और एक गड्ढे में जाकर गिरता है, लेकिन इसमें किसी को भी चोट नहीं लगती। इसके बाद ये दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं, पर तभी जेनी उन दोनों पर गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि आपस में लड़ना बंद करो। अब वो दोनों ही उसकी बात मान जाते हैं और जेनी के साथ वापस घर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में जैक उनसे कहता है कि जिस घटना के बाद सभी लोग गायब हुए थे वो वापस होने वाली है और इसमें अब हम तीनों भी गायब हो सकते हैं। अब ये सुनते ही वो दोनों डर जाते हैं। इसके बाद वो तीनों जैक के ऑफिस जाते हैं जहाँ पर जैक देखता है कि कल सुबह 6 बजे वो घटना वापस होगी। अब इन तीनों को कैसे भी करके इसे रोकना था। पर तभी एक लाल रंग की रोशनी आती है और इन तीनों को अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। हैप्पी को लगता है कि दुनिया उल्टी हो गई है और वो उल्टा चलने लगता है, लेकिन फिर कुछ ही मिनटों में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तभी हैप्पी और जेनी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं जो देखकर जैक को जलन होने लगती है। आगे जैक अपना रिकॉर्डर ऑन करता है और उसमें कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ इस घटना का छोटा सा हिस्सा था। असली घटना तो कल होने वाली है और उसका मेन रीजन है मेरे ऑफिस से निकलता हुआ रेडिएशन। अगर हम मेरे ऑफिस को ही खत्म कर दें तो सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद वो तीनों एक गोडाउन में जाते हैं जहाँ पर ट्रक भरकर बारूद पड़ा हुआ था और इतना बारूद काफी था जैक के ऑफिस को बर्बाद करने के लिए। आगे हैप्पी उस ट्रक को लोड करके ऑफिस की तरफ निकल पड़ता है और वहीं जैक और जेनी भी उसके आगे चल रहे थे। इसी दौरान जैक जेनी से कहता है कि हम दोनों पहले कितने क्लोज थे, लेकिन हैप्पी के आने के बाद तुम मुझसे दूर जा चुकी हो, इसलिए अब तुम सच बताओ कि तुम मुझे पसंद करती हो या हैप्पी को। जेनी कहती है कि मुझे तुम दोनों ही पसंद हो, लेकिन हैप्पी को लेकर मेरे अंदर हमदर्दी है। मैं उसको जैसा समझ रही थी वो वैसा इंसान नहीं है, बल्कि वो तो बहुत ही अच्छा है। जिसके बाद वो जैक की कार से निकलकर हैप्पी के ट्रक में जाकर बैठ जाती है। अब ये देखकर जैक को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता था। पर तभी जैक देखता है कि उसके रेडियो में अलार्म बज रहा है, जिसका मतलब था कि उसके लैब में रेडिएशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अगर ये लोग ट्रक को ऑफिस के पास भी लेकर गए तो ट्रक में पड़ा हुआ बारूद ब्लास्ट हो जाएगा और हैप्पी और जेनी वहीं पर खत्म हो जाएंगे। अब जैक जल्दी से ये बात हैप्पी को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं हैप्पी को लगता है कि शायद जैक को उससे जलन हो रही है, इसलिए वो अपना रेडियो ही ऑफ कर देता है। तभी जैक उसके ट्रक के आगे अपनी गाड़ी लाकर खड़ी कर देता है और उन दोनों से कहता है कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या। अभी मेरे ऑफिस में रेडिएशन लेवल बहुत ज्यादा है और अगर वहाँ पर हम ट्रक लेकर गए तो तुम दोनों भी मर जाओगे। इसके बाद वो दोनों ऑफिस के दूर एक टावर पर जाते हैं जहाँ पर जैक कहता है कि मुझे शहर जाकर कुछ सामान लाना होगा, जिससे हम इस ट्रक को बिना किसी ड्राइवर के ऑफिस के पास पहुँचा दे। जो कहकर वो उन दोनों को वहीं छोड़ देता है और खुद कार लेकर शहर की तरफ चला जाता है। उधर हैप्पी और जेनी से अब कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब वो दोनों बाहर देखते हैं तो वहाँ पर जैक होता है जो खुद ही उस ट्रक को ऑफिस के पास ले जा रहा था। दरअसल जैक इस सबका जिम्मेदार खुद को मानता है और उसको लगता है कि उसी की वजह से सभी लोग मारे गए, इसलिए वो अपनी जान देकर हैप्पी और जेनी को बचाना चाहता था।
इसके बाद वो उस ट्रक को सीधा अपने ऑफिस में घुसा देता है और तभी वहाँ पर एक जोर का ब्लास्ट होता है और तभी उनको वो लाल लाइट फिर से दिखाई देती है और हम जैक को देखते हैं जो वहाँ से कहीं और आ चुका है। वो देखता है कि वो एक बीच पर है और उसके आसपास कोई भी नहीं है। और दोस्तों इसी के साथ ही कहानी की शुरुआत में हम केल को देखते हैं जो हॉलीडे पर अपने डैड के साथ फिशिंग करने आया था। वहीं उसके डैड बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि आज काफी सालों बाद वो अपने बेटे के साथ टाइम बिता रहे थे। फिर फिशिंग करके जब ये दोनों वापस घर जा रहे थे तभी पीछे से एक बड़ी सी कार आती है और इनको ओवरटेक करने की कोशिश करती है। वहीं रास्ते में केल फोन पर बातें कर रहा था जिस दौरान उसका ध्यान रास्ते से हट जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस एक्सीडेंट में केल तो बच जाता है लेकिन उसके डैड मारे जाते हैं। अब यहाँ से सीन एक साल आगे शिफ्ट होता है जहाँ पर हम केल को देखते हैं जो अपनी क्लास में सो रहा था। तभी उसके पास उसका टीचर आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स ही इस धरती पर बोझ हैं और मुझे तो लगता है कि तुमने ही अपने बाप को मारा होगा। अब ये सुनते ही केल गुस्सा हो जाता है और अपने टीचर को एक मुक्का मार देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अपनी इस हरकत के लिए केल को कोर्ट में पेश किया जाता है जहाँ पर जज उसे अपने ही घर में 3 महीने तक बंद रहने की सजा सुनाता है। जिसके बाद केल के पैर पर एक मशीन लगा दी जाती है ताकि जब भी वो अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो पुलिस को इसके बारे में पता चल जाएगा। साथ ही ये मशीन वाटरप्रूफ थी और इसे निकाला भी नहीं जा सकता था। इसके बाद हम केल की मॉम को देखते हैं जो अपने बेटे की इन हरकतों से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो उसकी वीडियो गेम्स, उसका टीवी सब कुछ बंद करा देती है। अब ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और केल के पास करने के लिए कुछ नहीं होता। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ती है और वो देखता है कि उसके पड़ोस में एक नई फैमिली रहने आई है जिनमें उनकी एक सुंदर सी बेटी भी थी। अब केल उन्हें देख ही रहा था कि तभी उसके पड़ोस के कुछ बच्चे उसके घर के आगे गंदगी फैला जाते हैं। अब केल उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लगता है जिसके चलते वो अपने घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी पुलिस वालों को इसका पता चल जाता है और वो उसे देखने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो केल और उसकी मॉम को लास्ट वार्निंग देकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं केल की नई पड़ोसन भी उसे इस हालत में देख लेती है जिसे पहले ही दिन अपनी पड़ोसन के आगे उसकी बेइज्जती हो जाती है। इसके बाद केल अपने घर से 100 फीट की दूरी पर एक पॉइंट बना लेता है ताकि उसे पता चल जाए कि इससे ज्यादा आगे जाने पर पुलिस उसके घर आ सकती है। इसके बाद वो अपनी पड़ोसन को अपने घर से छुप छुप कर देखने लगता है। अब क्योंकि केल पूरे दिन खाली पड़ा रहता था इसलिए वो अपने पड़ोस में होने वाली सभी चीजें देखता रहता था और साथ ही वो अपने दोस्त रोने को भी ये सब दिखाता था। जिसके बाद वो दोनों उसकी पड़ोसन को स्विमिंग करते हुए देखने लगते हैं। फिर एक दिन फाइनली केल की मुलाकात उसकी पड़ोसन से होती है जहाँ पर वो उसे अपना नाम एशली बताती है। अब ये दोनों यहाँ पर कुछ देर तक बातें करते हैं जिसके बाद एशली वहाँ से चली जाती है। फिर आपको टीवी पर एक न्यूज आती है जिसमें बताया जा रहा था कि पिछले कुछ हफ्तों में शहर से बहुत सारी लड़कियां गायब होती जा रही हैं और जो इनको किडनैप कर रहा है उसके पास एक नीले रंग की मस्टैंक है जिसके सामने वाले हिस्से पर डेंट पड़ा हुआ है। आगे केल फिर से एशली को देख रहा था जिस दौरान उसकी नजर अपने पड़ोसी मिस्टर रॉबर्ट पर पड़ती है जिसके पास भी एक ब्लू कलर की मस्टैंक थी और उसके कार के आगे भी डेंट पड़ा हुआ था। फिर रॉबर्ट अपने कार से उतरता है और उसके हाथ में 2 प्लास्टिक के बैग थे जिसको लेकर वो अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर केल को रॉबर्ट पर शक होने लगता है कि शायद यही वो किडनैपर हो सकता है जो लड़कियों को गायब कर रहा है। फिर अगली सुबह जब केल अखबार पढ़ता है तो उसमें भी वही न्यूज छपी थी कि शहर से एक लड़की गायब हो चुकी है। इसके बाद केल अपने फ्रेंड रॉनी के साथ मिलकर शहर में आज तक जितनी भी वारदातें हुई थी उनकी हिस्ट्री चेक करता है। तभी उसे पता चलता है कि इन लड़कियों को एक ही तरह से गायब किया गया है और जो इन लड़कियों की डेड बॉडी मिली है उन सभी को भी एक ही तरह से मारा गया है। फिर कुछ देर बाद एशली वापस स्विमिंग करने आती है और ये दोनों लड़के दूरबीन लगाकर उसे देखने लगते हैं। तभी एशली भी उन दोनों को देखते हुए देख लेती है जिसके बाद वो गुस्से में केल के घर आ जाती है। अब केल को लग रहा था कि शायद एशली उसे डांटने आई है इसलिए वो तुरंत बात बदल देता है और उसे अपने पड़ोसी रॉबर्ट के बारे में बताने लगता है। वो उसे बताता है कि शहर में जो भी किडनैपिंग हो रही है उनके पीछे शायद ये रॉबर्ट ही हो सकता है। अब उनकी ये बातें सुनकर एशली को भी इसमें इंटरेस्ट आने लगता है जिसके बाद ये तीनों मिलकर रॉबर्ट की जासूसी करने लग जाते हैं। फिर ये लोग उसके घर के सामने कैमरा फिट कर देते हैं और पूरे दिन उस पर नजर रखने लगते हैं ताकि वो ये पता लगा पाए कि अगर रॉबर्ट ही वो किलर है तो वो उन लड़कियों की लाशों को अपने घर पर कहाँ रखता है। फिर उसी रात रॉबर्ट एक लड़की को अपने घर पर इंटीमेट होने के लिए लाता है जिस चीज को वो तीनों भी बड़े मजे से देख रहे थे। तभी वहाँ पर एशली को उसके घर से फोन आ जाता है और वो अपने घर पर वापस चली जाती है। जिसके बाद केल अकेला ही रॉबर्ट के घर पर नजर रखने लगता है। तभी वो देखता है कि जो लड़की रॉबर्ट के साथ इंटीमेट हो रही थी वो उससे बचकर भाग रही थी और हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। लेकिन तभी वहाँ केल से गलती से कैमरे का फ्लैश चल जाता है और उसकी फोटो क्लिक हो जाती है। अब रॉबर्ट भी उस फ्लैश को देख लेता है जिसके बाद वो उस लड़की को वहाँ से जाने देता है। फिर अगले दिन रॉबर्ट केल के घर पर आता है क्योंकि वो उसकी मॉम को सुपरमार्केट से उसके घर पर ड्रॉप करने आया था। फिर रॉबर्ट केल को इनडायरेक्टली धमकी देता है कि उसने अपना अगला शिकार चुन लिया है और वो है केल की मॉम बारबरा, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब केल ये सारी बातें जाकर एशली को बता देता है लेकिन एशली उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि आज उसने अपने घर पर एक पार्टी रखी थी और उसके मॉम डैड भी आज रात घर से बाहर थे। जिसके बाद रात को एशली कई लड़कों को अपने घर पर बुलाती है और उनके साथ पार्टी करने लगती है।
वहीं केल अपनी सजा के चलते उस पार्टी में नहीं जा सकता था, इसलिए उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद केल को पता नहीं क्या होता है, वो अपने घर के बाहर जोर जोर से म्यूजिक बजाने लगता है, जिससे एशली की पार्टी खराब हो जाती है। फिर जब गुस्से में एशली केल से बात करने के लिए उसके घर पर आती है, तभी केल उसकी तारीफ करने लगता है और उसे इनडायरेक्टली प्रपोज कर देता है। अभी सुनकर एशली को भी बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट अपने घर पर एक लड़की को लाता है और उसे मार डालता है, जिसके बाद वो उसे अपने बैग में बंद करता है और उसे अपने गैरेज में ले जाता है। फिर जब वो उस औरत को अपने गैरेज में ले जा रहा था, तभी केल और एशली उसे देख लेते हैं। जिसके अगले दिन जब रॉबर्ट सुपरमार्केट में जाता है, तो वहीं एशली भी होती है जो उस पर नजर रखी हुई थी। और वहीं बाहर उसका दोस्त रॉनी केल के कहने पर रॉबर्ट की कार से उसके गैरेज का कार्ड निकाल लेता है। उधर शॉपिंग करने के बाद रॉबर्ट एशली की कार में आ जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे मामले से दूर रहो, नहीं तो तुम भी मरोगी, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर एशली घर आ जाती है और अब क्योंकि वो डरी हुई थी, तो वो केल को रॉबर्ट से दूर रहने के लिए कहती है। फिर उसी रात हम देखते हैं कि केल के कहने पर रॉनी एक कैमरा लेकर रॉबर्ट के गैरेज में घुस जाता है। फिर जब वो गैरेज के अंदर जाता है, तो वो देखता है कि यहाँ पर प्लास्टिक के बैग में एक डेड बॉडी पड़ी थी। अब ये देखकर रॉनी डर जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर रॉबर्ट भी पहुँच जाता है। तभी ये देखकर केल बिना सोचे समझे अपने दोस्त को बचाने के लिए रॉबर्ट के घर पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही केल अपने घर से 100 मीटर क्रॉस करता है, उसके घर पर पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। लेकिन तभी केल उन्हें कहता है कि रॉबर्ट के बेसमेंट में एक डेड बॉडी पड़ी है। लेकिन जब पुलिस वहाँ पर चेक करती है, तो वो देखती है कि वहाँ पर तो सिर्फ हिरण की लाश पड़ी होती है। आगे पुलिस केल को उसके घर ले जाती है और उसकी मॉम से कहती है कि अब केल को रॉबर्ट से माफी मांगनी होगी, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे कल फिर से कोर्ट में पेश होना होगा। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो केल की मॉम को रॉबर्ट के घर पर माफी मांगने जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ केल के पास रॉनी आता है, जो कि रॉबर्ट के घर से भागने में कामयाब हो गया था, क्योंकि जब केल की वजह से पुलिस वहाँ पर आई थी, तो रॉबर्ट का ध्यान उससे भटक गया और वो अपना गैराज छोड़कर अपने घर के बाहर आ गया। तभी रॉनी इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग गया। अब यहाँ पर केल अपनी मॉम को देखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो रॉबर्ट के घर पर उससे माफी मांगने गई थी। इसी दौरान रॉनी केल को रॉबर्ट के बेसमेंट की एक वीडियो क्लिप दिखाता है, जिसमें एक लड़की की डेड बॉडी की फुटेज कैद हो गई थी। अब ये देखकर केल को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि रॉबर्ट ही वो मर्डरर है। वहीं दूसरी तरफ हम केल की मॉम और रॉबर्ट को देखते हैं, जो कि आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक रॉबर्ट उसकी मॉम को मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो वहाँ से केल के घर पर आता है और रॉनी के सर पर एक बेसबॉल बैट मारकर उसे भी बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो सीधा जाकर केल पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर केल उससे खुद को किसी तरह बचाते हुए 100 मीटर क्रॉस करने की कोशिश करता है, ताकि पुलिस वहाँ पर आ जाए। लेकिन तभी रॉबर्ट उसे भी मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसे अपने घर पर ले जाकर बांध देता है। आगे वो उसे अपना मास्टर प्लान बताता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें पुलिस को कहना होगा कि तुमने ही अपने दोस्त को मारकर बेहोश किया, क्योंकि तुम्हारा दोस्त तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ गलत काम करता था। और साथ ही तुम ये भी कहोगे कि तुमने ही अपनी मॉम को भी मारा, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा जीना हराम कर दिया था। इसके बाद रॉबर्ट उसे भी मारने के लिए आता है, लेकिन तभी पीछे से एशली उसे दबोच लेती है, जिसके बाद केल और एशली मिलकर उसे फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद वो दोनों एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन तभी रॉबर्ट वहाँ पर भी पहुँच जाता है और दरवाजा तोड़ने लगता है, जिसके बाद वो दोनों बचने के लिए ऊपर से पूल में कूद जाते हैं। लेकिन क्योंकि केल को अपनी मॉम को भी बचाना था, तो वो वापस रॉबर्ट के घर में चला जाता है। वो अंदर जाता है और देखता है कि यहाँ पर हर जगह लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं, जिसमें से कुछ दीवारों पर थी तो कुछ बेसमेंट में। अब क्योंकि केल 100 मीटर क्रॉस कर चुका था, तो पुलिस भी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाती है। तभी केल वहाँ पर देखता है कि रॉबर्ट ने कुछ बॉडीज को फ्रिज में जमा कर रखा हुआ था। इसी दौरान उसे वहाँ पर एक सीक्रेट रूम मिलता है, जिसके अंदर वो अपनी मॉम को ढूंढने चला जाता है। वहीं रॉबर्ट के घर पर पुलिस पहुँच जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर रॉबर्ट आ जाता है और उस पुलिस वाले की गर्दन मरोड़ कर उसे मार डालता है, और फिर वो केल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं केल को उसकी मॉम मिल जाती है और वो उन्हें छुड़ाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से रॉबर्ट आ जाता है और उन्हें रोकने लगता है। पर तभी केल की मॉम रॉबर्ट के पैर पर चाकू घुसा देती है। इसके बाद केल एक ग्रास कटर लेकर उसे रॉबर्ट के पेट में घुसा देता है, जिससे रॉबर्ट वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद केल अपनी मॉम को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है और इसी दौरान वहाँ पर और पुलिस वाले भी पहुँच जाते हैं, जिसके बाद वो केल के पैर से उस मशीन को हटा देते हैं और केल की सजा पूरी कर दी जाती है, क्योंकि उसी की वजह से एक सीरियल किलर मारा गया था। फिर सुबह होते ही एशली केल के घर पर आती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वहीं रॉनी भी था, जो इन दोनों का वीडियो बना रहा था। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी की शुरुआत में हम पॉल और एबी नाम के कपल को देखते हैं, जो कि शहर के बाहर अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे थे। वहीं एजेंट उन्हें बताती है कि ये एक स्मार्ट होम है और इस घर की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को आप अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ के खिड़की दरवाजों पर स्मार्ट लॉक और घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आगे अभी पहले दिन अपने काम पर जाती है, जो कि एक रोबोटिक कंपनी में काम करती थी। फिर अंदर पहुँचते ही उस
उसको कंपनी के सीईओ का एक एआई वीडियो दिखता है। पर तभी वहाँ पर असली सीईओ जॉन आकर एबी को अपने प्रोस्थेटिक लैब में ले जाता है और वहाँ पर सभी को बताता है कि अब से एबी यहाँ पर डिपार्टमेंट हेड है। इसके बाद जॉन एबी से कहता है कि मैं शाम को तुम्हारे घर पर एक कार और गिफ्ट भेजूंगा। आगे जब एबी घर वापस आती है तो उसका हस्बैंड पॉल उसे कहता है कि उसे जॉब मिलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तभी एबी उसे कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, आज शाम को मेरे बॉस के घर पर पार्टी है तो हम वहाँ पर चलते हैं। इसके बाद पॉल और एबी बॉस का भेजा हुआ पैकेज खोलकर देखते हैं तो उसमें टिम नाम का एक रोबोट होता है जिसका मतलब था टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड मैन सर्वेंट। तभी एबी कहती है कि इसी आर्टिफिशियल मैन सर्वेंट पर हमारी कंपनी काम कर रही है और इसकी टेस्टिंग के लिए सभी एम्प्लॉइज को ये दिया जा रहा है। तभी अचानक से टिम जाग जाता है और एबी से कहता है कि तुम मुझे स्मार्टफोन से कनेक्ट कर लो, लेकिन पॉल को टिम पसंद नहीं आता और वो ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद पॉल और एबी जॉन के घर जाते हैं जहाँ पर टिम जैसा ही एक रोबोट उनका स्वागत करता है। इसके बाद वो दोनों जॉन और उसकी वाइफ से मिलते हैं। आगे जब जॉन एबी से टिम के बारे में बात करता है तब एबी उसे कहती है कि पॉल नहीं चाहता कि हमारे घर में एक और मेंबर हो। इस पर जॉन कहता है कि अगर हम खुद से ही इसे टेस्ट नहीं करेंगे तो हम पब्लिक का ट्रस्ट कैसे जीतेंगे। इसके बाद जॉन एबी को दूसरे डायरेक्टर से मिलवाता है जिस दौरान हमें पता चलता है कि इन्होंने एबी को यहाँ पर रोबोट्स के एरर ठीक करने के लिए रखा है। खैर कुछ देर बाद एबी और पॉल घर वापस आ जाते हैं और वहीं बारिश को देखते हुए टिम खिड़की और दरवाजे बंद कर देता है। आगे जब एबी और पॉल कमरे में इंटीमेट हो रहे थे तभी टिम कमरे के अंदर आ जाता है जिसको देखकर एबी उसे सुबह मिलने को कहती है। फिर अगले दिन इनकी पड़ोसन रोज इन्हें वेलकम गिफ्ट देने घर आती है। आगे एबी जब पॉल को रोज से इंट्रोड्यूस कराती है तो रोज उसे देखकर कहती है कि शायद हम पहले मिल चुके हैं, जिसके बाद वो उन्हें अपना फोन नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। आगे एबी पॉल से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम रोज से मिल चुके हो। इस पर पॉल कहता है कि मैंने तो बस उसे हाय बोला था। तभी एबी टिम को स्मेल करते हुए देखती है जिसके बाद टिम उसे अपने स्मेल सेंसर के बारे में बताता है और साथ ही उससे ट्रांजेक्शन करने के लिए उसका आईडी पासवर्ड मांगता है, लेकिन पॉल को ये सही नहीं लगता। लेकिन फिर एबी के कहने पर वो उसे सारा एक्सेस दे देता है। फिर रात को जब पॉल और एबी रोमांटिक मूवी देख रहे थे तभी टिम वहाँ पर आ जाता है। उधर मूवी देखते देखते पॉल सो जाता है। फिर मूवी खत्म होने के बाद एबी टिम से मूवी के बारे में पूछती है जिस पर टिम एबी से पूछता है कि प्यार क्या है। एबी उसे प्यार के बारे में बताती है और टिम एबी की बातें सुनकर कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि कोई मुझसे प्यार करे और तभी टिम एबी को प्रपोज कर देता है, लेकिन एबी उसे मजाक समझकर टाल देती है। फिर अगले दिन जॉन एबी से एलर्ट्स के बारे में पूछता है और सभी से काम जारी रखने के लिए कहता है ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी टिम को पब्लिक के सामने पेश कर सकें। आगे जब एबी घर पर आती है तो टिम कहता है कि पॉल घर पर नहीं है, उसका फोन अनरीचेबल है और उसकी लोकेशन भी घर से बहुत दूर है। अब ये सुनकर एबी पॉल पर शक करती है और शक की निगाहों से रोज के घर की तरफ देखने लगती है। फिर जब पॉल घर पर आता है तो वो एबी से कहता है कि वो शहर में एक जॉब एजेंसी से बात करने गया था ताकि उसे कोई जॉब मिल सके और उसके फोन में चार्ज नहीं था तो वो एबी को इन्फॉर्म नहीं कर पाया। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि वो रोज के घर पर उसकी मदद करने गया था। अब ये सुनकर एबी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन पॉल उसे कहता है कि प्लीज तो मुझ पर भरोसा रखो। फिर अगले दिन ये दोनों फर्टिलिटी क्लिनिक जाते हैं जिसके बाद एबी काम पर चली जाती है। आगे एबी रोबोट की टेस्टिंग करते वक्त उसमें कुछ प्रॉब्लम नोटिस करती है जिसके बाद वो घर आकर टिम को रेड और ब्लू ड्रेस में से एक सेलेक्ट करने को कहती है। वहीं टिम रेड वाली ड्रेस को चुनता है। आगे जब एबी उसे ड्रेस की चैन लगाने को कहती है तो पहले तो टिम उसे मना कर देता है, लेकिन फिर जैसे ही वो एबी के करीब आता है तो उसे कुछ अलग फील होने लगता है और गलती से वो एबी की ड्रेस फाड़ देता है। तभी टिम को घबराया हुआ देखकर एबी उसे शांत करती है। आगे जब एबी और पॉल रेस्टोरेंट में थे तब पॉल उसे बताता है कि उसे लंदन में जॉब मिल गई है, लेकिन एबी पॉल को मना कर देती है क्योंकि वो दिन भर एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। आगे काम के दौरान एबी क्रिस को बताती है कि रोबोट के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में प्रेशर बनने से उसकी ग्रिप छूट जाती है। वहीं क्रिस कहता है कि हमें इसे जल्दी से ठीक करना पड़ेगा। इसके बाद एबी जब ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी तो दूसरी तरफ घर में टिम के पास भी उसका एक्सेस होने की वजह से वो एबी की चीजों पर नजर रख रहा था। आगे घर आकर जब एबी देखती है कि टिम पॉल की मदद कर रहा है तो ये देखकर वो बहुत खुश होती है, लेकिन तभी वहाँ पर रोज आकर पॉल के गाल पर किस करके चली जाती है। अब ये देखकर एबी उससे थोड़ी नाराज हो जाती है, लेकिन फिर वो उसे गिफ्ट देती है जो कि एक स्वेटर था। इसी दौरान एबी को पता चलता है कि फोन पर टिम उसी की तरह आवाज निकाल रहा था। आगे जब पॉल और एबी एक साथ होते हैं तभी टिम अपने बालों पर कलर करके उनके सामने आता है और उनसे कहता है कि एबी को डार्क कलर वाले लड़के बहुत पसंद हैं, इसलिए मैंने भी अपने बाल काले कर लिए हैं। लेकिन तभी एबी उसे वापस अपना लुक पहले जैसा करने को कहती है। फिर अगले दिन हम जॉन को देखते हैं जो कि एबी से बहुत खुश था क्योंकि उसने रोबोट के हैंड एरर को ठीक कर दिया था। इसके बाद एबी रोज के साथ शॉपिंग पर जाती है। जिस दौरान रोज जब एक नेकलेस को देख रही थी तभी पॉल वहाँ पर आ जाता है और एबी को अपने साथ लेकर चला जाता है। आगे पॉल एबी से कहता है कि लंदन वाली जॉब वो घर से भी कर सकता है, जिसको सुनकर एबी बहुत खुश होती है। फिर घर आकर पॉल और एबी इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद पॉल एबी से कहता है कि हमें टिम से छुटकारा पाना होगा। उधर एक्सेस होने की वजह से टिम उनकी सारी बातें सुन रहा था। आगे टिम घर पर आकर एबी को हैंड एरर सॉल्व करने के लिए थैंक यू कहता है और उसे फुट मसाज देने लगता है। फिर अगले दिन एबी टिम को बताने ही वाली थी कि अब वो उनके साथ नहीं रह सकता, पर तभी टिम उसका फेवरेट म्यूजिक प्ले करता है और एबी से कहता है कि मैं जानता हूँ ये तुम्हारा फेवरेट म्यूजिक है, जिसे सुनकर एबी बहुत खुश होती है। फिर अगले दिन टिम पॉल के पास आकर कहता है कि उसके ऑफिस में कुछ हादसा हो गया है, जिस पर पॉल कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस दूसरी जगह शिफ्ट कर लूंगा।
दूंगा। उधर एबी के ऑफिस में उसके काम की काफी तारीफ की जाती है और साथ ही उसे फ्लावर्स भी दिए जाते हैं जिन्हें टिम घर में लगा देता है और उसे बताता है कि पॉल ऊपर कमरे में है और वो आज भी रोज से मिलने गया था। आगे अभी जब पॉल के पास जाती है तो वो ये देखकर गुस्सा हो जाती है कि पॉल ने खाली कमरे में अपना सामान रख दिया था, क्योंकि इन दोनों ने तय किया था कि वो इस कमरे को नर्सरी बनाएंगे। तभी पॉल कहता है कि ऐसा करने के लिए मुझे टिम ने ही कहा था और आज तो मैं रोज से मिलने भी नहीं गया। लेकिन अभी पॉल की बात पर यकीन नहीं करती, जिससे पॉल समझ जाता है कि टिम उन दोनों के बीच में लड़ाई कराना चाहता है। फिर अगले दिन एबी को अलमारी में से वही नेकलेस मिलता है जिसे उस दिन वो रोज देख रहे थे। उसे देखकर एबी को लगता है कि शायद ये पॉल ने उसे मनाने के लिए लिया होगा। वहीं पॉल जब किचन में होता है तो उसे सिंक के अंदर एबी के गिफ्ट किए हुए स्वेटर के टुकड़े मिलते हैं। अब इस बात का शक भी टिम पर ही जाता है तो पॉल अब टिम पर नजर रखने लगता है, जहाँ पर वो कैमरे की मदद से देखता है कि टिम एबी के कपड़ों को स्मेल कर रहा था। तभी पॉल उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन पॉल ये नहीं जानता था कि टिम भी उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। अब पॉल उस वीडियो को दिखाने के लिए एबी के पास जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में टिम उसकी कार का एक्सीडेंट करा देता है। आगे जब पॉल हॉस्पिटल में था तभी उससे मिलने वहाँ पर एबी आती है। तब पॉल एबी से कहता है कि मैंने टिम की तुम्हारे कपड़ों को स्मेल करते हुए वीडियो बनाई थी, लेकिन जब वो मैं तुम्हें दिखाने आ रहा था तब टिम ने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। लेकिन एबी पॉल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। आगे जब पॉल के एक्सीडेंट के बारे में रोज को पता चलता है तो वो पॉल के घर पर आती है और तभी टिम उसे घर के अंदर बुला लेता है। अगले दिन एबी जब अपने घर जा रही थी तब उसे रोज मिलती है। वो उसे बताती है कि कल मैं तुम्हारे घर पर आई थी। इसी दौरान एबी की नजर रोज के गले में उस नेकलेस पर पड़ती है, जिसको देखकर वो गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। आगे एबी घर आकर जब अपनी अलमारी देखती है तो वहाँ पर वो नेकलेस नहीं होता। इतने में टिम वहाँ पर आकर एबी को पॉल की वीडियो दिखाता है जिसमें पॉल रोज को किस कर रहा था, जिसको देखकर एबी बहुत गुस्सा हो जाती है। अगले दिन पॉल जब घर पर आता है तब एबी उससे रोज और उसके अफेयर के बारे में पूछती है और उसे उसकी किसिंग वाली वीडियो भी दिखाती है, पर तभी पॉल उसे मना करते हुए कहता है कि ये किस मैंने नहीं किया। तभी एबी उससे उस नेकलेस के बारे में पूछती है, पर पॉल उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर शहर पहुँचने के बाद वो रोज को कॉल करता है और उसे एबी का ध्यान रखने को कहता है। तभी रोज बताती है कि जब मैं तुम्हारे घर पर थी तब टिम ने मुझे किस करने की कोशिश की। अब ये सुनकर पॉल एबी को कॉल करता है, पर तभी दूसरी तरफ से कॉल टिम उठाता है। पॉल उसे कहता है कि मैं घर पर आ रहा हूँ, लेकिन उसके घर पर आने से पहले टिम एबी को बहाने से करके बाहर भेज देता है। आगे जब पॉल घर पर आता है तभी टिम उसे बेहोश करके उसे बेडरूम में ले जाता है। इसी बीच रोज उनके घर पर आती है, जहाँ पर वो पॉल की आवाज सुन लेती है, लेकिन टिम उसे अंदर नहीं आने देता और फिर पॉल को पानी में डुबाकर उसे मार देता है। उसी रात टिम एबी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इस बार भी एबी उसकी बात को टाल देती है। फिर अगले दिन रोज एबी से बात करती है, लेकिन एबी उसे गुस्से में कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा और मेरे पति का अफेयर चल रहा है और उसी ने ही तुम्हें ये नेकलेस भी दिया है। इस पर रोज कहती है लेकिन ये तो तुमने ही मुझे भिजवाया था, पर एबी उसकी कोई बात नहीं सुनती। आगे घर आकर जब वो पॉल की किस वाली वीडियो देख रही थी तभी वो वहाँ पर उन फूलों को देखती है जो कि उस वीडियो में नहीं थे। अब ये देखकर एबी नेकलेस वाले स्टोर पर कॉल लगाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो नेकलेस पॉल ने नहीं बल्कि टिम ने खरीदा था। तभी एबी की नजर अपने गार्डन पर पड़ती है, जहाँ पर उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, इसलिए अंदर आकर वो बहाने से टिम को बाहर भेज देती है। फिर गार्डन में आकर जब वो उसे अच्छे से चेक करती है तो वहाँ पर उसे पॉल की डेड बॉडी मिलती है। इतने में ही टिम वहाँ पर आकर कहता है कि मुझे ये करना पड़ा। तभी एबी टिम को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है, पर वो नहीं होता, इसलिए वो भागकर घर के अंदर आती है और पुलिस को कॉल करती है। लेकिन इतने में ही टिम अंदर आकर एबी को बेहोश कर देता है। वहीं एबी के घर पर लाइट्स ऑन ऑफ होते देखकर रोज एबी के घर पर आ जाती है, लेकिन टिम उसे अंदर आने नहीं देता और एबी के पास आकर उसे नशीली दवाइयाँ खिलाने लगता है, जिसके बाद वो उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाता है। लेकिन तभी एबी उसके अंगूठे और फिंगर के बीच में प्रेशर बनाती है, जिससे उसकी ग्रिप छूट जाती है। इतने में ही रोज घर का शीशा तोड़कर अंदर आती है और टिम की बॉडी पर डंडे से अटैक कर देती है। इसी दौरान टिम डीएक्टिवेट हो जाता है, पर तभी वो एक्टिवेट होकर रोज को मार देता है और फिर उसके मर्डर का इल्जाम एबी पर लगा देता है, जिसके बाद वो एबी की आवाज में ये कन्फेस करता है कि पॉल और रोज को उसी ने ही मारा था। फिर आखिर में वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि उन दोनों को मारने के बाद उसने खुद की भी जान ले ली। इसलिए जैसे ही वो एबी को ऊपर से फेंकने वाला था तभी वो उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वहीं एबी भी उसे आई लव यू बोल देती है, जिससे टिम डीएक्टिवेट हो जाता है और एबी की जान बच जाती है। फिर कुछ देर बाद एबी के स्मार्ट वॉच पर एक अलर्ट आता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और दोस्तों इसी सस्पेंस के साथ ही ये कहानी शुरू होती है और हम एक बूढ़े स्पार्टन को देखते हैं जो कि पहाड़ के ऊपर एक नवजात बच्चे को चेक कर रहा था। वो कंबल हटाता है और एक वाहियात से हरे बच्चे को देखता है, लेकिन उसे वो बच्चा पसंद नहीं आता तो वो उसे फेंक देता है। इसके बाद वो वहाँ पर एक लड़की को देखता है जिसे वो एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट को गिफ्ट में दे देता है। इसके बाद वो फिर से कंबल उठाता है, लेकिन इस बार उसे ऐसा बच्चा मिल गया था जो कि दाढ़ी और सिक्स पैक्स के साथ पैदा हुआ था। अब वो बूढ़ा उस बच्चे को अपने पास रख लेता है और वो का नाम लियोनीदास रखता है। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि लियोनीदास की दादी उसे मर्द बनने की ट्रेनिंग दे रही थी। इसी दौरान वो दादी के मुंह पर एक मुक्का मारता है, जिससे उसकी दादी का पूरा जबड़ा बाहर निकल जाता है। अब ऐसे ही कुछ और साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि लियोनीदास अब बड़ा हो चुका है, लेकिन अभी तक उसकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई। अब उसको ट्रेन करने के लिए उस पर कूड़े बरसाए जाते हैं और उसके मेन पार्ट पर पेडिग्री लगवाकर उसे कुत्ते से चटवाया जाता है, जो कि बहुत दर्दनाक
अनाथ था। इसके साथ ही उसकी ट्रेनिंग और कड़ी करने के लिए उसे बर्फीले पहाड़ों में छोड़ दिया जाता है। इसी दौरान उसे वहाँ पर सबवे का बर्गर मिलता है, लेकिन वो बर्गर बासी था तो लियोनिदास उसे थूक देता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर उन पहाड़ों पर रहने वाला सबसे खतरनाक जानवर पेंगुइन आता है, जो कि इंसानों को मारने में 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगाता था। लेकिन इस बार वो लियोनिदास के सामने नाचने लगता है, जिसका फायदा उठाकर लियोनिदास उसे मार डालता है। इसके बाद लियोनिदास उस पेंगुइन की खाल को पहनकर अपने महल में वापस आता है। अब क्योंकि वो राजा बन चुका था तो सभी लोग उसके सामने सर झुकाकर उसका सम्मान करते हैं। इसी दौरान वहाँ पर बेकी आती है और उसके लिए डांस पेश करती है। यह देखकर लियोनिदास खुश हो जाता है और बेकी से शादी करने के लिए उसे प्रपोज कर देता है। तभी हम देखते हैं कि बेकी लियोनिदास की छाती पर एक नंबर लिखती है और कहती है कि ये मेरे नीचे वाले ताले का कॉम्बिनेशन है, जिसका मतलब था कि वो लियोनिदास से शादी करने और उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार थी। अब यहाँ से सीन कुछ साल आगे शिफ्ट होता है और हम लियोनिदास को देखते हैं जो अपने बच्चे को ट्रेनिंग दे रहा था। वहीं बेकी भी खड़ी थी, जो कि बाप बेटे को साथ में ट्रेनिंग करते हुए देखकर बहुत खुश थी। इसी दौरान वहाँ पर लियोनिदास का सेनापति आता है और उसे कहता है कि महाराज आपसे मिलने दूत आया है। फिर लियोनिदास उसे मिलने जाता है और उसके होठों पर किस करके उसका स्वागत करता है। वहीं दूत को उसकी हरकत बहुत गंदी लगती है और वो लियोनिदास से कहता है कि ये सब क्या था। लियोनिदास कहता है कि स्पार्टा में सभी मर्द एक दूसरे का ऐसे ही स्वागत करते हैं और औरतें हाई फाई करके स्वागत करती हैं। तभी वो दूत लियोनिदास की पत्नी बेकी को देखता है, जो कि उसे गंदे गंदे इशारे कर रही थी। इसके बाद लियोनिदास उसका हाथ पकड़कर उसे मौत के कुएं के पास ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इसके जवाब में वो दूत उसे कहता है कि मुझे पारसी राजा जायरस ने भेजा है, जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और वो इस दुनिया पर राज करना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि तुम युद्ध करे बिना हार मान लो और उसके सामने घुटने टेक दो। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि महाराज ने कहा है कि वो तुम्हारी पत्नियों को बहुत खुश रखेगा और उन्हें नाइकी के शूज पहनाएगा। अब ये सुनकर लियोनिदास बहुत दुखी होता है और अपनी प्रजा की तरफ देखता है। इसके बाद वो फिर तलवार निकालकर जैसे ही पीछे मुड़ता है, तभी वो देखता है कि वो दूत बेकी को किस कर रहा था। अब ये देखकर लियोनिदास और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे लात मारकर मौत के कुएं में फेंक देता है। साथ ही वो कई लोगों को भी उस कुएं में फेंक देता है जिनको वो पसंद नहीं करता था। इसके बाद वहाँ पर उसका सेनापति आता है और लियोनिदास से कहता है कि महाराज हमें युद्ध का परिणाम जानने के लिए बदसूरत जादूगरों के पास जाना होगा। फिर लियोनिदास उन जादूगरों के पास जाता है और उन्हें बहुत सारी फेयर एंड लवली और सनस्क्रीन देकर उनसे युद्ध का परिणाम पूछता है। जादूगर उसे बताते हैं कि अगर तुमने युद्ध में हिस्सा लिया तो तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे। अभी सुनकर लियोनिदास अपने महल में वापस आता है और कुछ सोचने लगता है। इसके बाद वो बेकी के पास जाता है और कहता है कि युद्ध के बारे में सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही। बेकी कहती है कि कल तुम युद्ध में जाओगे और मुझे पक्का यकीन है कि तुम कुत्ते की मौत मारोगे, इसलिए तुम मेरे साथ जो करना चाहो आज रात कर सकते हो। अभी सुनकर दोस्तों आप भी वही सोच रहे होंगे जो मैं सोच रहा हूँ कि शायद लियोनिदास अब उसके साथ इंटीमेट होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो गधा तो उसे उठाकर एक्सरसाइज करने लगता है। फिर अगले दिन लियोनिदास अपने सेनापति के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे युद्ध में 300 लोगों की जरूरत है, लेकिन इस पर सेनापति कहता है कि उसके पास सिर्फ ये 10 ही लोग बचे हैं, क्योंकि जायरस का नाम सुनकर सभी सैनिक यहाँ से भाग गए। तभी वहाँ पर बेकी आती है और वो लियोनिदास को उस पेंगुइन की चोंच से बनी हुई माला पहनाती है और कहती है कि जीत कर आना। इसी दौरान हम उसके राज्य के एक गद्दार को देखते हैं, जो कि किंग जायरस को मैसेज करके लियोनिदास और उसकी सेना के बारे में बता देता है। इसके बाद लियोनिदास अपनी सेना को तैयार करके नाचते गाते हुए युद्ध की तरफ निकल पड़ता है। फिर थोड़ी ही देर में वो सकरे रास्ते तक पहुंच जाते हैं, जहां पर वो किंग जायरस की सेना को आसानी से हरा सकते थे। अब इतना लंबा सफर तय करने से वो लोग थक चुके थे, इसलिए वो लोग फ्रूटी और कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ पर पर्शियन सेना भी आ जाती है और उसका सेनापति लियोनिदास को हार मानने के लिए कहता है, लेकिन लियोनिदास बिना युद्ध करे ऐसे हार मानने से मना कर देता है। तभी लियोनिदास का एक मोटा सैनिक आकर उन पर हमला करने लगता है, लेकिन वो गधा जैसे ही जोर की छलांग मारता है वो एक पहाड़ से टकराकर सीधा नीचे गिर जाता है। आगे युद्ध की घोषणा की जाती है, लेकिन ये लोग युद्ध न करके डांस कंपटीशन करने लगते हैं। अब यहाँ पर ये कंपटीशन लियोनिदास की सेना जीत जाती है, जिसके बाद वो पर्शियन सेना को पहाड़ से धक्का देकर मार डालते हैं। अब इस जीत की खुशी में वो लोग बियर खोल लेते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम महल में बेकी को देखते हैं, जो कि अपनी मसाज करवा रही थी। तभी वहाँ पर विधानसभा का एक मेंबर आता है, जो कि अपनी हवस भरी नजरों से बेकी को देखने लगता है। वो कहता है कि महाराज को युद्ध जीतने के लिए और भी सैनिक चाहिए, लेकिन इस पर बेकी कहती है कि लियोनिदास तो अब तक मर चुका होगा, इसलिए मैंने टिंडर पर अपनी प्रोफाइल भी बना ली है और यहाँ पर मुझे काफी अच्छे अच्छे मैच आ रहे हैं। इस पर वो आदमी कहता है कि अगर महाराज ये युद्ध हार गए तो पूरा साम्राज्य जायरस का हो जाएगा, जिसके बाद वो आपके ऊपर भी कब्जा कर लेगा। अभी सुनकर वो गोल्ड डिगर घबरा जाती है और उसे अगले ही दिन एक सभा बिठाने को कहती है। दूसरी तरफ हम लियोनिदास को देखते हैं, जिसके पास किंग जायरस आता है, जो कि दिखने में बहुत घटिया था और उसकी हरकतें भी उसी की तरह घटिया थी। आगे जब वो अपने रथ से नीचे उतर रहा था तभी वो गिर जाता है और इसी वजह से वो अपने एक सैनिक को मार डालता है। आगे किंग जायरस लियोनिदास को लड़कियां और दारू का लालच देकर उसे ये युद्ध छोड़ने को कहता है, लेकिन लियोनिदास हार मानने से मना कर देता है। इसके बाद किंग जायरस अपने सबसे खतरनाक योद्धाओं को भेजता है और ये दोनों यहाँ पर शायरिया बोलने का कंपटीशन करते हैं, लेकिन ये कंपटीशन भी स्पार्टन सैनिक जीत जाते हैं, जिससे दुखी होकर वहाँ पर एक लड़की आती है
और उस मोटे सैनिक की आंखें फोड़ देती है। दूसरी तरफ हम बैकी को देखते हैं जिसके पास ठरकी ट्रेटर आता है और उसके हाथ से गिलास छीनकर पानी पीने लगता है। अब पूरा पानी पीने के बाद वो बैकी से कहता है कि इस पानी में नमक था। इस पर बैकी कहती है कि तुमने जो पिया वो पानी नहीं बल्कि मेरा मूत था। इसके बाद वो ट्रेटर से कहती है कि मेरे पति को युद्ध में सैनिकों की जरूरत है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिसके बाद वो वहीं पर अपने सारे कपड़े उतार देती है। अब ये देखकर ट्रेटर जैसे ही उसको हाथ लगाता है तभी उसका शीघ्र पतन हो जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि विधानसभा के सभी सदस्य एक जगह पर इकट्ठे हो गए थे। जिसके बाद वहाँ पर बैकी आती है और अपना अश्लील डांस सिखाकर उन लोगों को एंटरटेन करने लगती है। वो कहती है कि मेरे पति को जंग में सैनिकों की जरूरत है। लेकिन तभी वहाँ पर ट्रेटर आता है और सबको कहता है कि ये कोई रानी नहीं बल्कि एक बाजारू औरत है। अभी सुनते ही बैकी को गुस्सा आ जाता है और वो वैनम बनकर ट्रेटर को मिट्टी में मिला देती है। वहीं पर एक सांसद को ट्रेटर का मोबाइल मिलता है जिसको देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ट्रेटर एक गद्दार था। जिसके बाद वो बैकी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक सैनिक को देखते हैं जो कि उछलता हुआ लियोनिदास के पास आता है और उसे कहता है कि राजा जायरस को हमारे इस खुफिया रास्ते के बारे में पता चल चुका है और वो किसी भी वक्त अपनी 1 लाख लोगों की सेना लेकर यहाँ पर आता ही होगा। अब ये सुनकर लियोनिदास अपने अंधे सिपाही के पास जाता है और उसे अपनी पेंगुइन वाली चोंच निकाल कर देता है। कहता है कि इसे जाकर रानी बैकी को दे देना। तभी वहाँ पर किंग जायरस की सेना पहुँच जाती है। किंग जायरस लियोनिदास को अपने आगे फिर से झुकने को कहता है लेकिन लियोनिदास उसे मना कर देता है। तभी जायरस अपना मोटा दिमाग लगाने के बाद लियोनिदास से कहता है कि देखो तुम्हारे शूलेस खुले हैं। फिर जैसे ही लियोनिदास अपने शूलेस बांधने के लिए नीचे झुकता है तभी किंग जायरस कहता है कि देखो मैंने तुम्हें अपने आगे झुका ही दिया। अब इस खुशी में वो हाई फाई करता है लेकिन ये देखकर स्पार्टन सिपाही हंसने लग जाते हैं क्योंकि स्पार्टा में सिर्फ लड़कियां ही हाई फाई करती थी। अब ये देखकर जायरस को गुस्सा आ जाता है और वो कॉल करके अपनी 1 लाख सेना को वहाँ पर बुला लेता है। कुछ देर बाद वहाँ पर 2 सिपाही आते हैं जो कि अपने साथ एक ब्लू स्क्रीन लेकर आए थे। अब ये देखकर लियोनिदास सोचने लगता है कि ये पागल कर क्या रहा है। लेकिन तभी उस स्क्रीन पर 1 लाख सैनिक आ जाते हैं जिसको देखकर लियोनिदास की सेना घबरा जाती है। लेकिन फिर भी वो लोग हिम्मत दिखाकर जायरस की सेना पर हमला कर देते हैं। अब किंग जायरस को अपना अंत नजदीक आता दिख रहा था इसलिए वो भागकर अपनी कार में बैठता है और उसको एक रोबोट में बदल देता है। फिर जैसे ही जायरस हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तभी उस रोबोट का तार प्लग से निकल जाता है जिससे उस रोबोट की पावर चली जाती है और वो स्पार्टन सैनिकों के ऊपर ही गिर जाता है और इसी में राजा लियोनिदास के साथ उसकी पूरी सेना मारी जाती है। दूसरी तरफ वो अंधा सिपाही बैकी के पास पहुंच जाता है और उसे राजा की दी हुई पेंगुइन की चोंच दे देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर 1 लाख फारसियों के खिलाफ 3 लाख स्पार्टन्स खड़े थे जिनको देखकर वो फारसी सैनिक डर जाते हैं। लेकिन स्पार्टन्स का सेनापति वो अंधा मोटा होता है जिसको देखकर स्पार्टन सैनिक वापस लौट जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी उस समय की है जब दुनिया खत्म होने के कगार पर थी और लगभग सभी इंसानों का दुनिया से सफाया हो चुका था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 2 भाई बहन जैसे तैसे जिंदा बच गए थे और अपने लिए शरण ढूंढ रहे थे। तो कहानी शुरू होती है मैक्सिको शहर से जो लगभग तबाह हो चुका है। वहीं पर हम एक आदमी डैनी को देखते हैं जो कि बहुत सारे कार्डबोर्ड उठाकर अपने घर की तरफ जा रहा था। वहाँ पहुंचकर वो बहुत सारे सड़े हुए ब्रेड्स को उठाता है और उन्हें कंटेनर में डाल देता है। आगे वो उनमें पानी डालता है और उन्हें मिक्स करने लगता है। ये सब होने के बाद वो उस कंटेनर के ऊपर टेप लगाकर उसे बंद कर देता है। इसके बाद वो एक टेबल को तोड़ता है और उसकी लकड़ी से उस कंटेनर के नीचे आग जला देता है। थोड़ी देर बाद वो उसे चेक करता है कि जो वो बनाना चाहता है वो बन भी रहा है या नहीं। दरअसल वो यहाँ पर शराब बना रहा था। आगे हम देखते हैं कि उसके घर में एक छोटी सी गुफा है जहाँ से वो चीजों को एक्सचेंज करता था। वो उसमें शराब की एक बोतल डालता था और दूसरी तरफ से उसे अंडे की एक ट्रे मिलती थी। आगे डैनी अपनी बनाई हुई शराब को पीता है और दिन भर बस यूं ही पड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद उसे पता नहीं क्या होता है, वो वहाँ पर पड़े हुए एक ढोल को बजाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हम देखते हैं कि डैनी की दिमागी हालत सही नहीं थी, इसलिए वो दिन भर बस यही काम करता रहता था। थोड़ी देर बाद उसके घर के अंदर 2 बच्चे आते हैं जिसमें एक लड़का और लड़की थे। लड़के का नाम जॉन था और लड़की का नाम लूसी। ये दोनों भाई बहन थे और अपने लिए शरण ढूंढ रहे थे। दरअसल बाहर भटकते हुए इन्हें अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी तो ये अंदर देखने चले आए। फिर अंदर आते ही इन्हें डैनी वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। अब एक इंसान को देखकर ये दोनों खुश हो जाते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी काफी कोशिशों के बाद भी डैनी होश में नहीं आता। आगे वो उसे दूसरे कमरे में ले जाते हैं और वहीं पर सुला देते हैं। थोड़ी देर बाद जब डैनी को होश आता है तो वो इन दोनों को अपने घर में देखकर हैरान हो जाता है। इसी दौरान वो दोनों भाई बहन भी उड़ जाते हैं और उससे खाना मांगते हैं। वहीं डैनी भी इन पर दया करके इन्हें खाना दे देता है। फिर खाने के बाद लूसी डैनी से कहती है कि हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो क्या हम आपके साथ रह सकते हैं? बदले में आप जो बोलोगे हम वही करेंगे। अभी सुनकर डैनी हंसने लगता है, जिसके बाद वो उन दोनों को एक कमरे में बंद कर देता है। अब लूसी को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो थकी हुई थी और आराम करना चाहती थी। लेकिन जॉन बार बार उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे यहाँ पर काफी अजीब लग रहा था। तभी लूसी उसे कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं, चुपचाप यहाँ पर आकर सो जाओ। लेकिन जॉन उसकी बात नहीं सुनता। फिर रात होते ही डैनी इनके कमरे में आता है और जोर जोर से ढोल बजाने लगता है। फिर जब
उन दोनों की नींद खुल जाती है तो डैनी उनको पहनने के लिए दूसरे कपड़े देता है और कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुमको बहुत काम करना है। आगे वो उन्हें अपने घर के तहखाने में ले जाता है और कहता है कि हमें यहाँ पर एक गुफा बनानी है, जिसके बाद वो दोनों वैसा ही करते हैं जैसा डैनी उन्हें करने को कहता है। इसी दौरान बीच बीच में डैनी कुछ पी रहा था और जॉन उसे ऐसा करते हुए देख रहा था। फिर जाने से पहले डैनी जॉन को धमकी देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे कमरे से दूर रहना, जिसके बाद वो उन दोनों के लिए अंडे बनाता है। जॉन पूछता है कि तुम क्यों नहीं खा रहे। डैनी कहता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं खाता और मैं ये सब चीजें भी नहीं खाता। लूसी कहती है कि फिर तुम इन अंडों का करते क्या हो। डैनी कहता है कि मैं इससे बिजनेस करता हूँ। लूसी पूछती है कि और कौन कौन से बिजनेस करते हो तुम। अब ये सुनते ही डैनी भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ी देर बाद जब जॉन वहाँ से चला जाता है तो लूसी डैनी से पूछती है कि तुम हमेशा से ही यहाँ पर अकेले रहते हो। डैनी कहता है कि मैं समझ गया तुम किसकी बात कर रही हो, मुझे किसी लड़की की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी के मजे कैसे लेने हैं। मैं अपने दिमाग की शक्तियों का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता हूँ और इसी से ही मैं मजे भी लेता हूँ। जो कहकर वो पागलों की तरह नाचने लगता है। अब लूसी डैनी की इन सब बातों से बहुत हैरान थी और सोच रही थी कि इससे बड़ा गधा मैंने आज तक नहीं देखा। तभी जॉन वहाँ पर वापस आ जाता है और देखता है कि डैनी और लूसी आपस में बातें कर रहे थे। अब ये चीज जॉन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर डैनी के वहाँ से जाते ही जॉन लूसी से पूछता है कि तुम मुझसे क्या बातें कर रही थी, जिस पर लूसी उसे कहती है कि तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं। अब कुछ दिन ऐसे ही काम करने के बाद फाइनल इनकी गुफा बनकर तैयार हो जाती है। इसी दौरान डैनी लूसी के पास आता है और उसे कुछ इशारा करता है। वहीं लूसी भी डैनी को वैसा ही इशारा करती है। अब ये चीज जॉन भी देख रहा था और वो लूसी के पास आकर कहता है कि क्या वो तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता है, जिस पर लूसी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ देर बाद डैनी जॉन के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम कभी लूसी के साथ सोए हो। जॉन कहता है कि नहीं, हम दोनों ऐसा कुछ नहीं करते। डैनी पूछता है कि क्या तुम हाथ गाड़ी चलाते हो, तुम तो अभी जवान हो, तुम्हें तो रोज हाथ गाड़ी चलानी चाहिए। जॉन कहता है कि नहीं, मैं ये सब नहीं करता। डैनी कहता है कि ये सब छोड़ो, तुम्हें आज ही लूसी के साथ इंटीमेट होना होगा। अब ये सब बातें सुनकर जॉन का दिमाग खराब हो जाता है और वो लूसी के पास जाकर कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन लूसी उसकी बात नहीं सुनती और उसे इग्नोर कर देती है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम जॉन को देखते हैं जो कि आधी रात को डैनी के कमरे में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डैनी अभी भी जगा हुआ था, जिसको देखकर जॉन घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह डैनी उन दोनों के लिए मीट मंगवाता है, लेकिन जॉन मीट को खाने से मना कर देता है। कहता है कि मैं शाकाहारी हूँ। अब ये बात सुनते ही डैनी भड़क जाता है। वो जॉन का गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें इसे खाना ही पड़ेगा। इसी दौरान जब लूसी का दम घुटने लगता है तो डैनी कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन के खाने में जहर मिला दिया था और अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें इस मीट को खाना पड़ेगा। अब बेचारे जॉन के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो चुपचाप उस मीट को खा जाता है। आगे डैनी लूसी को अपने कमरे में लेके जाता है और कुछ दवाइयाँ भी लाकर उसे फिर से नॉर्मल कर देता है। फिर उसी रात हम देखते हैं कि डैनी फिर से पागल होने लगा था। उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही थी, जैसे कि चारों तरफ जहरीली गैस फैली हुई है और इसी की वजह से सारे इंसान मर चुके हैं। तभी अचानक वो नाचने लगता है और थोड़ी देर बाद वो वहीं पर लेटकर रोने लग जाता है। वो अपने परिवार को याद करता है जिनके साथ वो खुशी से रहता था। तभी अचानक उसे लगने लगता है कि लूसी उसकी माँ है, तो वो लूसी के पास जाकर कहता है कि चलो मेरे साथ गुफा में चलो, हम दोनों वहाँ पर अपना नया घर बनाएंगे। जो कहकर वो लूसी को उठाकर बेसमेंट में ले आता है। वहीं पर जॉन भी बैठा हुआ था, तो डैनी जॉन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें अभी लूसी के साथ इंटीमेट होना होगा। जॉन कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। डैनी कहता है कि अगर तुम नहीं करोगे तो मुझे इसके साथ करना पड़ेगा। अब जॉन के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मजबूरी में लूसी के साथ इंटीमेट हो जाता है। वहीं जॉन उन दोनों को देखकर मजे ले रहा था, पर तभी अचानक उसे दिल का दौरा पड़ता है और वो वहीं पर मारा जाता है। अब ये देखकर वो दोनों भाई बहनों से उठाकर ऊपर ले आते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। आगे जॉन उस गुफा के पास जाता है जहाँ से डैनी खाना मंगवाया करता था, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उसे वहाँ से खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। उधर दूसरी तरफ लूसी डैनी की लाश के पास जाती है और उसकी जेब चेक करती है। तभी उसे वहाँ पर एक लड़की की तस्वीर मिलती है जो कि एक छोटी सी बच्ची थी। इसके बाद वो अपने भाई के पास आती है और उसे पूछती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, जिस पर जॉन कहता है कि बहुत ज्यादा। आगे हम देखते हैं कि धीरे धीरे इन दोनों भाई बहनों की मानसिक हालत खराब होने लगी थी और ये यूं ही इधर उधर घर में भटकने लगे थे। दूसरी तरफ हम उसी तस्वीर वाली छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि डैनी के पास आकर उसके कान में कुछ कहती है और तभी अचानक उसकी लाश वहाँ से गायब हो जाती है। आगे वहाँ पर लूसी आती है और देखती है कि डैनी वहाँ पर नहीं होता। वो भागते हुए नीचे आती है और ये बात जॉन को बताने लगती है, पर तभी वो देखते हैं कि नीचे बहुत तेज तूफान आ रहा है। ये तूफान धीरे धीरे बढ़ता जाता है और तभी अचानक उस तूफान में से डैनी निकलता है जो कि पहले से जवान दिख रहा था। अब डैनी को देखकर लूसी तो बहुत खुश होती है, लेकिन जॉन ये देखकर हैरान था कि आखिर डैनी वापस जिंदा कैसे हो गया। इसी दौरान उस गुफा में एक जासूस आता है और जॉन को गोली मार देता है।
पर तभी डैनी उसे पकड़ लेता है और लूसी और डैनी मिलकर उसे मार डालते हैं। अब अपने भाई को मरा हुआ देखकर लूसी बहुत दुखी हो जाती है, पर तभी डैनी उसे कहता है कि चिंता मत करो। जिसके बाद वो एक दवाई निकालकर उसे जैसे ही जॉन के जख्म पर लगाता है, जॉन वापस जिंदा हो जाता है। इसके बाद डैनी वहाँ पर डांस करने लगता है, जिसको देखकर लूसी भी उसके साथ डांस करती है। आगे डैनी उस मरे हुए जासूस का खून और उसके शरीर के अंगों को एक कंटेनर में डालता है और उसे बंद करके गुफा के साइड में रख देता है। थोड़ी देर बाद लूसी वहाँ पर एक लड़की को लेकर आती है और वहीं पर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। तभी वहाँ पर डैनी भी आ जाता है और वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हो जाता है। तभी लूसी की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि बहुत ही अजीब तरीके से उसे देख रहा था। अब उस आदमी को देखकर लूसी डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी डैनी वहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि तुम सभी मेरा खून पियो और मेरे अंदर समा जाओ, क्योंकि तुम्हारे इस जीवन का कोई महत्व नहीं। जो कहकर वो नाचने लगता है। अब उसको देखकर बाकी लोग भी उसके साथ नाचने लगते हैं और सीन यहाँ से कुछ देर आगे शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि उस गुफा से बाहर निकलता है और देखता है कि शहर में तो सब कुछ नॉर्मल है, ना तो ये दुनिया खत्म हुई है और ना ही यहाँ से लोग गायब हुए हैं। दरअसल ये आदमी फिल्म का डायरेक्टर है और ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही। दोस्तों ये कहानी ऐसे तो मर्दों की है जिन्हें बहुत सालों पहले फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन एक दिन जब उन्हें बाहर निकाला गया तब उन्हें पता चलता है कि दुनिया से सभी मर्दों का नामो निशान मिट चुका है। हर जगह सिर्फ औरतें हैं और इन औरतों के बीच में सिर्फ ये 2 मर्द ही बचे हुए हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 1991 से। यहाँ पर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं जो हो रही थी सदी के पहले ह्यूमन हाइबरनेशन के बारे में, और इसमें वॉलंटियर कर रहे थे 2 आदमी, मैक्स और एल्बर्ट। वहीं पर हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जिसने इस मशीन को बनाया था। फिर प्रोफेसर सभी को बताता है कि हमारा ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा है। हमने इस चिंपांजी को 6 महीने के लिए उस चैम्बर में डालकर रखा हुआ था और इस चिंपांजी की उम्र बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, ऊपर से वो बिल्कुल स्वस्थ भी है। इसलिए प्रोफेसर अब अपने अगले एक्सपेरिमेंट के लिए इंसानों का इस्तेमाल करना चाहता है, जिसके लिए मैक्स और एल्बर्ट उस मशीन के अंदर जाना चाहते थे। प्रोफेसर कहता है कि इस बार मैं इन तीनों को 3 साल के लिए मशीन में डालना चाहता हूँ, लेकिन ये काम बहुत ज्यादा रिस्की था क्योंकि इंसान का शरीर चिंपांजी के शरीर से बहुत अलग होता है, इसलिए इस काम को करने में दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन इस सब के बाद भी मैक्स और एल्बर्ट उस मशीन में जाने के लिए तैयार थे। आगे उस मशीन को चालू किया जाता है और मैक्स और एल्बर्ट को मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और देखते ही देखते 50 साल बीत जाते हैं। आगे उस मशीन को खोला जाता है और मैक्स और एल्बर्ट को बाहर निकाला जाता है। उनके बाहर आते ही हम देखते हैं कि इन दोनों की उम्र थोड़ी भी नहीं बढ़ी। जिस उम्र के अंदर ये दोनों मशीन के अंदर गए थे अभी भी उनकी उम्र उतनी ही है। अब इन्हें भूख लगी थी तो 3 लड़कियां इनके लिए खाना लेकर आती हैं। वहीं इतने सालों से इन दोनों ने कुछ खाया नहीं था तो ये दोनों खाने का स्वाद भी भूल चुके थे। आगे मैक्स कहता है कि मैंने मशीन के अंदर एक शराब की बोतल और कुछ सिगरेट छुपा कर रखी थी और अब उनको बाहर निकालने का समय आ चुका है। जिसके बाद वो सारा सामान बाहर निकालता है और वो दोनों वहीं पर सिगरेट जलाकर पीने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पर धुआं फैलता है हर जगह पर अलार्म बजने लग जाते हैं और सबको लगने लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तभी वहाँ पर 2 औरतें आती हैं और आग को बुझाने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर डॉक्टर ब्लॉन्ड नाम की एक औरत आती है और उन्हें बताने लगती है कि प्रोफेसर अब मर चुके हैं। अब ये सुनते ही वो दोनों हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर ब्लॉन्ड कहती है कि यहाँ पर एक महायुद्ध हुआ था और उस युद्ध में कुछ ऐसा हुआ कि धरती से सारे मर्द मारे गए। अब धरती पर सिर्फ औरतें ही बची हैं और तुम लोग भी इसलिए बच गए क्योंकि तुम इस मशीन के अंदर थे। अब इस बात को सुनकर वो दोनों बौखला जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर के दरवाजे को छूते हैं उन्हें बिजली का एक जोर का झटका लगता है और वो नीचे गिर जाते हैं। आगे एल्बर्ट इस बारे में सोचने लगता है और मैक्स से कहता है कि भाई सब कुछ ठीक है, हम 50 साल से मशीन के अंदर थे ना, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। मैक्स कहता है कि भाई तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर इस धरती पर मर्द ही नहीं है तो हमारी जनरेशन आगे कैसे बढ़ रही है। उधर दूसरी तरफ इनकी बातों को डॉक्टर ब्लॉन्ड सुन रही थी और फिर वो इन्हें जवाब देती है कि यहाँ पर बच्चे मशीन से बनाए जाते हैं। अब इस बात को सुनते ही वो दोनों और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ डॉक्टर ब्लॉन्ड के पास एक और डॉक्टर मारिया आती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें अपने रिसर्च के बारे में बाकी के डॉक्टर से भी बात करनी चाहिए, तुम ऐसे ही चुपके से इन दोनों पर रिसर्च नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ हम मैक्स और एल्बर्ट को देखते हैं जिनके कमरे में एक टीवी अचानक से चालू हो जाता है और उसमें एक बच्चे कुछ बोल रही होती है। अब ये देखकर मैक्स समझ जाता है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो टेस्ट ट्यूब की मदद से हो रहे हैं। अब ये सुनकर मैक्स दुखी हो जाता है और कहता है कि ये लोग बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। एल्बर्ट कहता है कि पिछले 50 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है, आजकल तो इन औरतों को प्रेग्नेंट होने के लिए इंटीमेट होने की भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद ये दोनों दारू पीने लगते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। फिर अगले सुबह जैसे ही इन दोनों की आँख खुलती है ये लोग अपने सामने डॉक्टर ब्लॉन्ड को देखते हैं। वो इनसे पूछती है कि तुम दोनों को कैसा महसूस हो रहा है। मैक्स कहता है कि अभी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट हो जाती तो ज्यादा मजा आता। अब ये सुनते ही डॉक्टर ब्लॉन्ड गुस्सा हो जाती है और उसे उठाकर नीचे पटक देती है। वहीं ये सब देखकर एल्बर्ट मैक्स से कहता है कि भाई इन औरतों को इंटीमेट होने के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए तू इनसे ऐसी वैसी कोई बात मत कर। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर ब्लॉन्ड कुछ गार्ड्स को अपने साथ
मजाक लेकर आती है और उन दोनों को बताने लगती है कि पूरी दुनिया में रेडिएशन फैल चुका है और अगर कोई भी इंसान बाहर जाता है तो रेडिएशन से उसकी मौत हो जाती है। वो बताती है कि हमारे पास एक जानवर था जिसकी रेडिएशन की वजह से मौत हो गई। आगे ये दोनों जाकर सारे जानवरों को चेक करने लगते हैं और तभी वहाँ पर इनकी लीडर आ जाती है, जिसको देखकर मैक्स हैरान हो जाता है और उससे बात करने लगता है। वो उससे उसकी उम्र पूछता है, पर तभी वहाँ पर एक औरत उनसे कहती है कि तुमको पता है कि तुम्हारी उम्र क्या है, तुम दोनों 86 साल के हो। लेकिन मैक्स को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लीडर के पास जाने लगता है। लेकिन तभी सारे गार्ड्स मैक्स को दबोच लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। पर तभी पीछे से लीडर उन्हें कहती है कि इसको छोड़ दो। आगे मैक्स उनसे कहता है कि तुम लोग हमसे झूठ क्यों बोल रहे हो, यहाँ पर क्या हुआ था और सारे मर्द कहाँ चले गए। तभी लीडर उन्हें कहती है कि ये सारी गलती प्रोफेसर की है। उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे मर्दों की उम्र ना बढ़े, लेकिन बाद में उसी मशीन ने उन सभी मर्दों की जान भी ले ली। अब ये सुनते ही एल्बर्ट कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग तो अभी भी जिंदा हैं और अगर तुम लोग चाहो तो हम दोनों आपकी मदद कर सकते हैं, आप लोग हमारे साथ इंटीमेट होकर बच्चा पैदा कर सकते हो। लेकिन ये बात सुनते ही लीडर गुस्सा हो जाती है। इसी दौरान उसकी नजर एक सेब के पेड़ पर पड़ती है जिस पर थोड़ी देर पहले तक तो 2 सेब लटके हुए थे, लेकिन ये दोनों गधे उसे तोड़कर खा गए। अबे देखकर लीडर उन्हें कहती है कि तुम्हें पता है ना बाइबल में क्या हुआ था, इन्हीं सेब की वजह से सारा बवाल हुआ था और ये बवाल तुम लोग वापस शुरू करना चाहते हो। जिसके बाद लीडर उन दोनों को कुत्ते की तरह मारकर उन्हें वापस कमरे में बंद करवा देती है। अब मैक्स यहाँ पर रोने लग जाता है क्योंकि उसने पहली बार किसी औरत से मार खाई थी। पर इस पर एल्बर्ट उसे समझाने लगता है कि भाई तू चिंता मत कर, हम लोग जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ के बाहर भी एक दुनिया है। उधर दूसरी तरफ हम डॉक्टर ब्लॉन्ड को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि इंटीमेट होना कैसा होता है। अब इसका पता लगाने के लिए वो सबसे ज्यादा उम्र वाली एक औरत के पास जाती है और उससे पूछती है कि इंटीमेट होना कैसा होता है। इस पर वो औरत कहती है कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं और इसे ही इंटीमेट होना कहते हैं और ये करके तुम बच्चा भी पैदा कर सकती हो। आगे वो उससे पूछती है कि तुम लोग उन दोनों के साथ क्या करने वाले हो, जिस पर वो कहती है कि हम उन दोनों को भी औरत बनाने वाले हैं। बुढ़िया कहती है कि फिर तो ये उनके लिए मौत से भी बड़ी सजा होगी। आगे उन दोनों मर्दों को पकड़कर लैब में लाया जाता है जहाँ वो देखते हैं कि यहाँ पर औरतों का ब्रेन वॉश किया जाता है और उन्हें मर्दों के बारे में सारी गलत बातें बताई जाती हैं कि कैसे पहले मर्द औरतों को टॉर्चर किया करते थे। आगे इन दोनों को एक एक फॉर्म साइन करने को दिया जाता है जिस पर लिखा था कि इन दोनों के शरीर पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, लेकिन ये पढ़ते ही वो दोनों फॉर्म पर साइन करने से मना कर देते हैं। फिर कुछ देर बाद उनके ऊपर की सीलिंग खुलती है जहाँ पर बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी। दरअसल ये औरतें यहाँ पर फैसला करने आई थी कि इन मर्दों के साथ क्या करना चाहिए, लेकिन ये सुनते ही वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर रास्ते में इन्हें 2 औरतें नजर आती हैं जिनको देखते ही वो उन पर टूट पड़ते हैं और उन्हें किस करने लगते हैं। वहीं वो सारी औरतें मिलकर ये फैसला करती हैं कि अब वो इन दोनों मर्दों पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। दूसरी तरफ वो दोनों भागते हुए नीचे पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनको एक अंडरग्राउंड रास्ता नजर आता है जिसकी मदद से वो दोनों और नीचे पहुंच जाते हैं। फिर बाहर आते ही उन्हें वहाँ पर एक शराब की बोतल पड़ी हुई मिलती है और उसके साथ एक न्यूज़पेपर भी जिसमें लिखा था कि 1993 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें सारे मर्द मारे गए। पर तभी वहाँ पर इनको पकड़ने के लिए कुछ गार्ड्स पहुँच जाते हैं जिनको देखते ही वो वहाँ से भागकर एक टनल की मदद से बाहर आ जाते हैं। फिर बाहर आते ही इन्हें वहाँ पर बहुत सारी औरतें दिखाई देती हैं जो कि पार्टी कर रही थी। दरअसल ये औरतें बागी थी और ये लीडर के नियमों को नहीं मानती थी। अब वो दोनों ये सब देख ही रहे थे कि तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और इन दोनों को दबोच लेते हैं। वहीं नीचे भी वो सभी औरतें गार्ड्स को देखकर डर जाती हैं और वहाँ से भागने लगती हैं। अब इसी बदतर का फायदा उठाकर मैक्स और एल्बर्ट भी गार्ड्स को चकमा दे देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन भागते भागते ये लोग एक लिफ्ट में पहुंच जाते हैं और वहाँ ये देखते हैं डॉक्टर ब्लॉन्ड को, जिसको देखकर ये दोनों डर जाते हैं। पर तभी डॉक्टर इनको समझाती है कि अगर तुम लोग बाहर गए तो जिंदा नहीं बचोगे। इस पर वो दोनों कहते हैं कि हमको पागल मत बनाओ। तभी डॉक्टर ब्लॉन्ड उन दोनों को एक मशीन के पास लेकर आती है और उससे उनको बाहर देखने के लिए कहती है। फिर उस मशीन से देखने पर उनको पता चलता है कि बाहर हर जगह तबाही मची है और कोई भी इंसान बाहर जिंदा नहीं रह सकता। इसके साथ साथ डॉक्टर उनको बाहर का रेडिएशन भी दिखाती है कि बाहर का रेडिएशन लेवल कितना ज्यादा है और इसी रेडिएशन की वजह से सारे आदमियों की मौत हुई थी। लेकिन वो दोनों उसकी ये बातें नहीं मानते और कहते हैं कि हम तो बाहर जाकर मरना पसंद करेंगे, जो कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी डॉक्टर ब्लॉन्ड कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकती, जो कहकर वो वहाँ पर गार्ड्स को बुला लेती है। तभी वहाँ पर गार्ड्स आकर उन्हें वहाँ से ले जाने लगते हैं। अब वो दोनों डॉक्टर ब्लॉन्ड को गालियाँ देने लगते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत खुदगर्ज लड़की हो। तभी डॉक्टर ब्लॉन्ड के पास 2 गार्ड्स आती हैं और उसे बताने लगती हैं कि तुम्हारा प्रमोशन कर दिया गया है। साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि इन दोनों मर्दों को वांटेड घोषित किया गया है और अब जल्दी ही इनको ऑपरेशन करके लड़की बना दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले डॉक्टर को तुम्हारे रिसर्च की जरूरत है क्योंकि इन दोनों के साथ सबसे ज्यादा तुम ही रही हो और तुम्हारे रिसर्च के आधार पर ही इन दोनों को औरतों में बदला जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर ब्लॉन्ड को ये चीज अब अच्छी नहीं लग रही थी और वो नहीं चाहती थी कि इन दोनों को औरतों में बदला जाए। उधर दूसरी तरफ हम मैक्स और एल्बर्ट को देखते हैं जिनको लैब ले जाया जाता है। पर तभी वो दोनों चिल्लाने लग जाते हैं कि हम औरत बनने की बजाय मरना पसंद करेंगे। लेकिन वो औरतें किसी की नहीं सुनती और मैक्स को अंदर ले जाने लगती हैं। इसी दौरान मैक्स की नजर उसकी पत्नी पर पड़ती है जो उसे कहती है कि जब तुम हाइबरनेशन में गए थे तब मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा था, लेकिन तुमने ना तो मेरी परवाह करी ना अपने बच्चे की। जो कहकर वो उसका ऑपरेशन करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर डॉक्टर ब्लॉन्ड आ जाती है। वो उन दोनों को वहाँ से बचाकर
भागने लगती है, पर क्योंकि एल्बर्ट को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया गया था, जिसके चलते उसे डरावने सपने आने लगते हैं और उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी ऊपर जाते ही उन्हें वहाँ पर 2 गार्ड्स नजर आती हैं और डॉक्टर ब्लॉन्ड उन्हें कहती है कि जल्दी से अपने कपड़े उतारो और ये इन दोनों आदमियों को दे दो। आगे वो दोनों उन कपड़ों को पहन लेते हैं जो कि रेडिएशन से बचने वाले सूट थे। जिसके बाद वो उन दोनों को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उससे मेन गेट नहीं खुलता। डॉक्टर ब्लॉन्ड गार्ड से पूछती है कि ये खुल क्यों नहीं रहा, जिस पर वो दोनों कहती है कि इसका पासवर्ड है जो सिर्फ हमारी लीडर को ही पता है। अब ये देखकर मैक्स को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें गालियां देने लगती है, पर तभी अचानक वो देखती है कि वो दरवाजा खुल गया है, जिसका मतलब था कि दरवाजे का पासवर्ड गाली था। अब डॉक्टर उन दोनों को अकेले बाहर नहीं भेजना चाहती थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो भी उन दोनों के साथ जाएगी। जिसके बाद वो भी रेडिएशन से बचने वाला सूट पहनती है और वो तीनों ऊपर चले जाते हैं। फिर ऊपर जाकर वो देखते हैं कि हर तरफ तबाही मची हुई है और सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लेकिन मैक्स जैसे ही आगे बढ़ता है वो एक पर्दे से जाकर टकरा जाता है, जिसके बाद वो एक चाकू निकालता है और उस पर्दे को काट देता है। आगे वो सब उस पर्दे से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बाहर तो सब कुछ नॉर्मल है और अब तक ये लोग जो भी देख रहे थे वो सब एक नाटक था। फिर ये लोग चारों तरफ घूमने लगते हैं, जिस दौरान उन्हें एक बीच नजर आता है, जिसको देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उन सभी की ऑक्सीजन कम होने लगती है, पर तभी मैक्स अपना सूट उतार देता है और देखता है कि यहाँ पर तो कोई भी रेडिएशन नहीं है। दरअसल वो लीडर इनको बेवकूफ बना रही थी और इनके साथ साथ बाकी की औरतें भी उसकी बातों में आ गई थी। फिर थोड़ा और आगे बढ़ने पर इन्हें एक बड़ा सा घर दिखाई देता है और ये लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर इन्हें बहुत सारा खाना मिलता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एमा आती है और उन्हें कहती है कि तुम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, पर इसी दौरान उसके सूट में ऑक्सीजन खत्म होने लगती है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। तभी एल्बर्ट उसे उठाकर घर के अंदर ले जाता है और उसका सूट उतारने लगता है, लेकिन फिर जैसे ही एमा की आँख खुलती है वो एल्बर्ट के ऊपर चिल्लाने लगती है। इसी दौरान गलती से उससे रिमोट दब जाता है और तभी इन्हें पता चलता है कि लीडर ने हर जगह ये अफवाह फैलाती है कि डॉक्टर ब्लॉन्ड की मौत हो चुकी है। जिसके बाद वहाँ पर 2 औरतों को दिखाया जाता है और कहा जाता है कि ये दोनों मैक्स और एल्बर्ट हैं, जिन्हें ऑपरेशन करके औरत बना दिया गया है। अब ये लोग ये सब देख ही रहे थे कि तभी इन्हें एहसास होता है कि बाहर से कोई आ रहा है और ये लोग जल्दी से छुप जाते हैं। इसी दौरान वहाँ पर लीडर आ जाता है और तभी इन्हें पता चलता है कि ये घर इनकी लीडर का है। लेकिन तभी लीडर अपने घर की हालत देखकर समझ जाती है कि यहाँ पर कोई और भी है। फिर जैसे ही वो अलमारी खोलती है तभी मैक्स और एल्बर्ट उसे दबोच लेते हैं और तब इन्हें पता चलता है कि इनकी लीडर कोई औरत नहीं बल्कि एक आदमी है। अब ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम चाहते क्या हो और ये सब क्यों कर रहे हो। तब वो आदमी अपनी सारी सच्चाई बताता है कि 20 साल पहले मैं इस धरती पर इकलौता आदमी बचा था, लेकिन ये सभी मुझे लड़की बनाने के पीछे पड़ गए थे, इसलिए मैं खुद ही मेकअप करके लड़की बन गया और इनके साथ रहने लगा, जिसके एक वक्त बाद मुझे यहाँ का लीडर बना दिया गया। तभी मैक्स और एल्बर्ट उसे कहते हैं कि तुमने उन औरतों को बताया क्यों नहीं कि बाहर रेडिएशन जैसा कुछ नहीं है। इस पर लीडर कहता है कि पहले यहाँ पर बहुत रेडिएशन था, लेकिन धीरे धीरे रेडिएशन खत्म होता गया, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं इनको सब कुछ सच बता दूं, क्योंकि वो सभी औरतें सन की हैं। इसके बाद मैक्स और डॉक्टर ब्लॉन्ड एक साथ इंटीमेट होने लगते हैं और वहीं एल्बर्ट और एमा भी इनको देखकर शुरू हो जाते हैं। फिर अगले दिन वो दोनों उस लैब में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बच्चों को बनाया जाता था, जिसके बाद वो उनके फॉर्मूले में अपने प्यार की निशानी मिला देते हैं ताकि अगली बार जब भी इन बच्चों को बनाया जाए तो उनमें सभी मर्द पैदा हों। फिर कुछ सालों बाद जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें एक मर्द पैदा होता है। इसी दौरान जब एक नर्स उस लड़के को देखती है तो वो जोर से चिल्लाने लगती है। और दोस्तों इसी के साथ और आज की कहानी का नाम है अमेरिकन स्नाइपर। ये कहानी है एक खतरनाक स्नाइपर की जिसने युद्ध के दौरान 200 से ज्यादा आतंकवादियों को हेडशॉट मारा। ये स्नाइपर अमेरिका के इतिहास का सबसे घातक स्नाइपर माना गया है और आज भी इसे द लेजेंड के नाम से जाना जाता है। कहानी शुरू होती है और हमें इराक का दृश्य दिखाया जाता है। फिलहाल इराक के हालात काफी खराब है क्योंकि अलकायदा के आतंकियों ने पूरे इराक को अपने घर बना रखा है। पिछले कुछ महीनों में अलकायदा के आतंकियों ने अमेरिका में बहुत से हमलों को अंजाम दिया है और इन हमलों में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इधर यूएस ने भी अपनी सेना की कई टुकड़ियों को इराक भेजा है क्योंकि उन्हें खबर मिली है कि उन सभी हमलों का मास्टरमाइंड इराक में छुपा बैठा है। शहर में रोजाना कई ऑपरेशन चलाए जाते हैं जिसमें आतंकियों को ढूंढ कर मारा जाता है। ऐसे ही एक मिशन के दौरान हम एक स्नाइपर को देखते हैं जिसका नाम है क्रिस काइल। यहाँ क्रिस अपने उस टीम को कवर दे रहा है जो पेट्रोलिंग के लिए बाहर गई है। प्लान के मुताबिक सोंदस की एक टीम घर घर जाकर आतंकियों की खोज करेगी और एक स्नाइपर की टीम उन्हें ऊपर से कवर करेगी। क्रिस अपनी पोजीशन पर बैठा होता है कि तभी उसकी नजर एक औरत पर जाती है जो कि अपने बच्चे के साथ होती है। यहाँ क्रिस नोटिस करता है कि वो औरत अपने बाजू को मूव नहीं कर रही है, मानो उसने अपने बाजू में कुछ छुपा रखा हो। तभी वो औरत एक ग्रेनेड को बाहर निकालती है और अपने बच्चे को पकड़ा देती है और उसका बच्चा भी उस ग्रेनेड को लेकर आर्मी वालों की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ क्रिस भी उस बच्चे को देख रहा होता है पर उसका दिल उस बच्चे को शूट करने की गवाही नहीं देता। पर अगर उसने उस बच्चे को नहीं मारा तो उसके बहुत से साथी मारे जाएंगे और अब ना चाहते हुए भी क्रिस को ये शॉट लेना पड़ता है। और अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में। ये वो वक्त है जब क्रिस एक छोटा बच्चा था और अपने पिता के साथ शिकार पर आया था। तभी उसने गोली चलाई और एक हिरन का शिकार किया। अब एक्साइटमेंट में आकर उसने अपने राइफल को वहीं फेंक दिया और शिकार को देखने चला गया। अब ये देखकर क्रिस के फादर थोड़े नाराज हो जाते हैं और अपने बेटे को समझाते हैं कि उसे हमेशा ही अपने हथियारों की इज्जत करनी चाहिए। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और अब सालों बाद क्रिस एक काउबॉय बन चुका है।
एक दिन जब वो अपने काम से घर आता है तो वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ इंटीमेट हो रही है और ये देखकर क्रिस पूरी तरह से टूट जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को घर से निकाल देता है और अपने गम को बुलाने के लिए शराब की बोतलों का सहारा लेता है। तभी टीवी पर एक न्यूज आती है जिसमें ये बताया जाता है कि अलकायदा के आतंकियों ने यूएस एम्बेसी पर हमला कर दिया है और इस हमले में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब ये सब देखकर क्रिस को काफी दुख होता है और ना जाने कहां से उसके दिमाग में सोल्जर बनने का ख्याल आता है। वो डिसाइड करता है कि वो एक अच्छा यूएस सोल्जर बनेगा और अपनी कंट्री को सर्व करेगा। कुछ दिनों बाद क्रिस आर्मी का इंटरव्यू देने पहुंच जाता है और लकीली उसका सिलेक्शन भी हो जाता है और अगले दिन से ही उसकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान उसे अलग अलग टास्क को करना होता है जो कि एक सोल्जर को मेंटली और फिजिकली फिट बनाती है। हालांकि इस ट्रेनिंग को पूरा कर पाना सबके बस की बात नहीं थी और कई लोगों ने तो उसे बीच में छोड़ दिया और क्रिस आखिर तक टिका रहा। ट्रेनिंग के दौरान क्रिस की स्नाइपिंग एबिलिटीज को देखकर उसका सीनियर उससे काफी खुश होता है और उसकी स्नाइपर की ट्रेनिंग को बढ़ा देता है ताकि क्रिस एक अच्छा स्नाइपर बन सके। कई महीनों की ट्रेनिंग और हार्डवर्क के बाद अब क्रिस बैटलफील्ड में उतरने के लिए तैयार था। यहाँ क्रिस के साथ ऑलरेडी कई लोगों ने इस ट्रेनिंग को पूरा कर लिया और अब जल्दी इन सभी को जंग में भेजा जाएगा। अब इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए क्रिस और उसके बाकी दोस्त एक बार में पहुंचते हैं। यहाँ क्रिस की मुलाकात ताया नाम की एक लड़की से होती है। क्रिस और ताया को एक दूसरे की कंपनी काफी पसंद आती है और अगले दिन से वो एक साथ काफी वक्त बिताने लगते हैं। इनकी ये दोस्ती जल्दी प्यार में बदल जाती है और बहुत जल्द ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं। एक दिन क्रिस टीवी पर न्यूज देखता है जिसमें 9/11 के अटैक के बारे में बताया जा रहा था और इस अटैक की जिम्मेदारी ली थी एक आतंकी संगठन ने जिसका नाम था अल कायदा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब क्रिस और ताया ने एक दूसरे से शादी कर ली। अपनी शादी वाले दिन क्रिस को ये खबर मिली कि उसे अपनी टीम के साथ इराक के युद्ध में शामिल होना है क्योंकि इंटेल है कि अलकायदा के मोस्ट वांटेड आतंकवादी इराक में छुपे बैठे हैं। क्रिस को ये जानकर काफी खुशी होती है कि उसे भी युद्ध में शामिल कर लिया गया है। अपनी शादी के बाद क्रिस इराक के लिए निकल जाता है और ये था इराक में उसका पहला टूर। क्रिस इराक पहुंचता है और उसकी स्नाइपिंग एबिलिटीज को देखते हुए उसे इस युद्ध में एक स्नाइपर का रोल दिया जाता है। क्रिस का काम है अपने साथियों की रक्षा करना। वो उन पर नजर बनाए रखेगा और अगर कोई खतरा उनकी तरफ बढ़ेगा तो वो उसे दूर से ही एलिमिनेट कर देगा। लेकिन इस युद्ध में क्रिस एक अकेला स्नाइपर नहीं है और यहाँ कोई और भी है जो यूएस सोल्जर्स के खून का प्यासा है। यहाँ क्रिस का एक साथी उसे बताता है कि अलकायदा के आतंकियों में एक खतरनाक स्नाइपर भी शामिल है जो 500 गज की दूरी से अपने टारगेट को मार देता है और उस स्नाइपर का नाम है मुस्तफा। वो बताता है कि मुस्तफा का निशाना अचूक है। वो हमारे बहुत से सोल्जर्स को मार चुका है और उसने उन सभी को हेडशॉट दिया था। लेकिन यहाँ क्रिस को इन बातों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। प्लान के मुताबिक वो अपने पोजीशन ले लेता है और अपनी उस टीम को कवर देता है जो पेट्रोलिंग के लिए बाहर गई थी। और अब कहानी आती है रियल टाइम में। क्रिस ने उस बच्चे को गोली मार दी और वो वहीं ढेर हो गया, लेकिन उसके मरते ही उसकी माँ ने उस बॉम्ब को उठा लिया और उसे लेकर आगे बढ़ने लगी और क्रिस को ना चाहते हुए भी उस लेडी को शूट करना पड़ा। क्रिस ने इराक में आते ही एक औरत और एक बच्चे को मार दिया था और ऐसा करके उसे काफी दुख हो रहा था, पर जब उसकी टीम ने इस बात की सराहना की तो उसका मन थोड़ा हल्का हो गया। अगले दिन क्रिस दोबारा से अपनी पोजीशन लेकर बैठ जाता है और अपनी टीम को कवर देने लगता है। तभी उसकी नजर एक कार पर जाती है जो तेज रफ्तार से उसकी टीम की तरफ बढ़ रही थी। यहाँ क्रिस ने फिर से अपना कमाल दिखाया और कार के ड्राइवर को एक हेडशॉट दे दिया और गाड़ी समय रहते रुक गई और उसके रुकते ही वहाँ एक जोरदार धमाका हुआ और एक बार फिर क्रिस ने बहुत से सोल्जर्स की जान बचा ली थी। उस दिन उसने 2 और आतंकियों को मारा जो यूएस सोल्जर्स पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। अब उस शाम हम मुस्तफा यानी कि अलकायदा के स्नाइपर को भी देखते हैं और वो भी अपनी पोजीशन लेकर बैठा हुआ था। तभी उसके निशाने पर एक यूएस सोल्जर आ गया और मौका पाते ही उसने उस सोल्जर को हेडशॉट दे दिया। इधर क्रिस को इराक आए पूरे 3 दिन गुजर चुके थे और उन 3 दिनों में उसने 8 आतंकवादियों को मार गिराया था। क्रिस की काबिलियत को देखकर उसके साथी उससे काफी खुश थे और वो सभी उसे द लेजेंड के नाम से बुलाने लगे। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन क्रिस को ताया का कॉल आता है और हम देखते हैं कि अब ताया प्रेग्नेंट है। यहाँ क्रिस ताया से उसकी तबीयत पूछता है और ये दोनों काफी देर तक आपस में बातें करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद क्रिस का सीनियर सभी सैनिकों के साथ एक मीटिंग करता है और उन्हें एक आदमी के बारे में बताता है जिसका नाम था अबू मुसाब अल जरकावी। क्रिस का सीनियर बताता है कि जरकावी अलकायदा का लीडर है और अमेरिका में जो अटैक्स हुए थे वो भी इसी ने कराए थे, इसलिए हमें हर हाल में इस आतंकवादी को खत्म करना है और इसे मारने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है घर घर जाकर इसकी खोज करना। ऑपरेशन शुरू होता है और सोल्जर्स की एक यूनिट घर घर जाकर जरकावी को ढूंढने लगती है। इधर क्रिस भी अपनी पोजीशन लेकर बैठा होता है और अपने साथियों को कवर करता है। हालांकि वो भी ग्राउंड मिशन पर जाना चाहता था क्योंकि उसका मानना है कि वो एक स्नाइपर होने के साथ साथ ग्राउंड सोल्जर का भी रोल निभा सकता है। इस मिशन के दौरान क्रिस के बहुत से साथी घायल हो जाते हैं क्योंकि जब वो घर के अंदर होते हैं तो क्रिस उन्हें देख नहीं पाता और उन्हें कवर नहीं कर पाता, इसलिए अब वो भी एक ग्राउंड टीम का हिस्सा बन जाता है और घर घर जाकर जरकावी को ढूंढने लगता है।
इसी दौरान वो एक घर के अंदर पहुंचते हैं जहां उन्हें एक फैमिली मिलती है। यहाँ क्रिस को इस आदमी पर शक होता है और वो इसे पकड़कर इससे सरकावी के बारे में पूछता है। इस पर ये आदमी कहता है कि मैं तुम्हें सरकावी का पता दे दूंगा, पर उसके बदले में मुझे $1,00,000 चाहिए ताकि मैं अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल सकूं। इसके बाद क्रिस की टीम वापस अपने बेस पर आती है और अपने चीफ को पूरी बात बताती है। यहाँ क्रिस का चीफ कहता है कि अगर उस आदमी के पास सच में कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम उसे $1,00,000 दे देंगे। इसके बाद क्रिस की टीम पैसे लेकर उस आदमी के घर की तरफ निकल जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं मुस्तफा को, जो कि अपनी पोजीशन लेकर बैठा होता है और जैसे ही उसे क्रिस की टीम दिखाई देती है वो उन पर गोलियां बरसाने लगता है। यहाँ क्रिस मुस्तफा की लोकेशन को जानने की कोशिश करता है पर इसका कोई फायदा नहीं होता। इधर सरकावी इस आदमी के घर आता है क्योंकि उसे ये बात पता लग गई थी कि ये आदमी यूएस सोल्जर्स की मदद कर रहा है, इसलिए वो इसे और उसके बेटे को जान से मार देता है और वहाँ से चला जाता है। काम के खत्म होते ही मुस्तफा भी अपनी फायरिंग को रोक देता है और वहाँ से निकल जाता है। अब ये सब देखकर क्रिस को काफी गुस्सा आता है और वो हर हाल में मुस्तफा को मारना चाहता है, पर इसके लिए उसे थोड़ा और इंतजार करना होगा क्योंकि उसका पहला इराक टूर यहीं खत्म होता है। इसके बाद वो अपने घर लौट जाता है और ताया उसे एयरपोर्ट पर लेने आती है। अब क्रिस घर तो लौट आया था पर उसका दिमाग अभी भी जंग के मैदान में था। वो सारा दिन अपने ख्यालों में डूबा रहता और टीवी पर युद्ध की खबरों को देखता रहता। एक दिन ताया के पेट में अचानक से दर्द बढ़ने लगा, इसलिए वो फौरन हॉस्पिटल पहुंचे और यहाँ ताया ने एक लड़की को जन्म दिया। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और क्रिस का दूसरा इराक टूर शुरू हो जाता है। जब क्रिस इराक पहुंचा तो उसे बताया गया कि उसकी काबिलियत को देखते हुए उसका प्रमोशन कर दिया गया है और अब वो एक आर्मी चीफ है। यहाँ क्रिस का सीनियर उसे बताता है कि तुम पूरे इराक के सबसे मोस्ट वांटेड आदमी बन चुके हो और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है जरकावी और उसने तुम्हारे सर पे $2,00,000 का इनाम भी रखा है। लेकिन क्रिस पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। इराक आते ही वो एक टीम बनाता है और जरकावी की तलाश जारी रखता है। इस दौरान क्रिस की टीम को ये खबर मिलती है कि अब जरकावी उनके आसपास ही है और ये जानकर वो अपने मिशन को और तेज कर देते हैं। इस दौरान वो एक घर के अंदर एंटर होते हैं जहां उन्हें एक फैमिली मिलती है। वो उस फैमिली के हेड से जरकावी के बारे में पूछते हैं, लेकिन ये आदमी कहता है कि उसे जरकावी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। यहाँ क्रिस की टीम ये फैसला करती है कि वो इसी घर में छुपे रहेंगे और आसपास के मूवमेंट पर नजर रखेंगे। अब यहाँ इनकी किस्मत साथ देती है और इन्हें जरकावी एक बिल्डिंग में एंटर होता दिख जाता है। अब क्रिस की टीम भी घात लगाकर बैठ जाती है ताकि जैसे ही जरकावी बिल्डिंग के बाहर निकले वो उसे जान से मार दे। अभी ये बातें चली रही होती हैं कि तभी इस घर का मालिक इन सभी के पास आता है और उन्हें खाने पर इनवाइट करता है। वो इनसे कहता है कि आज हमारे घर पर दावत है और हम कभी भी दावत अकेले नहीं खाते। क्रिस की टीम भी इसके लिए राजी हो जाती है और वो सभी एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी क्रिस की नजर पड़ती है इस आदमी की एल्बो पर, जो कि बुरी तरह से घिसी हुई थी। एल्बो का ये हाल तब होता है जब कोई घंटों तक उसके सहारे बैठा रहता है, जैसे कि स्नाइपिंग करते वक्त। यहाँ क्रिस को इस आदमी पर शक होता है, इसलिए वो चुपके से वहाँ से निकल जाता है और पूरे घर की तलाशी लेने लगता है। और इस दौरान उसे एक सीक्रेट चेम्बर में हथियारों की पूरी दुकान मिलती है। वो फौरन इस आदमी के पास आता है और इसे दबोचकर एक कोने में ले जाता है और काफी धमकाने के बाद आखिरकार ये आदमी अपना मुंह खोल देता है। वो सभी को बताता है कि जरकावी सामने वाली बिल्डिंग में छुपा हुआ है और वो मुझे जानता है। अब क्रिस की टीम भी अपनी पोजीशन ले लेती है और इस आदमी को जरकावी के पास भेज देती है। ये आदमी धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लगता है और वहाँ पहुंचकर दरवाजे पर नॉक करता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है क्रिस की टीम उन पर पागलों की तरह गोलियां बरसाने लगती है। अब फायरिंग की आवाज को सुनकर सरकावी भी अलर्ट हो जाता है और एक सुरंग से होता हुआ घर के बाहर आता है और एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन अभी वो यहाँ से भाग पाता उससे पहले क्रिस की टीम ने उसकी गाड़ी को गोलियों से भून दिया और तब ये धमाका हुआ और इस धमाके में सरकावी मारा गया। इधर मुस्तफा को भी जरकावी के मौत की खबर लग जाती है और वो भी गुस्से से आग बबूला होने लगता है और अब उसने ठान लिया कि वो क्रिस की टीम के एक आदमी को चुन चुन कर मारेगा। अब क्रिस का दूसरा टूर भी खत्म हो गया और वो अपने घर लौट आया, लेकिन ये जंग उसके दिमाग में बैठ चुका है और उसे नॉर्मल लाइफ बिताने में काफी परेशानी हो रही है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और अब ताया एक बेटी को जन्म देती है। जब क्रिस हॉस्पिटल में होता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी जोर जोर से रोई जा रही है और ये देखकर वो हॉस्पिटल की नर्स पर चिल्लाने लगता है। अब क्रिस का ऐसा बिहेवियर देखकर ताया को भी उसकी फिक्र होने लगती है। वो क्रिस से कहती है कि तुम पूरी तरह से बदल चुके हो, तुम भले ही मेरे साथ हो पर तुम्हारा दिमाग अभी भी जंग के मैदान में है। लेकिन यहाँ क्रिस ताया की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अगले कुछ दिनों में ही उसका तीसरा टूर भी शुरू हो जाता है। क्रिस इराक पहुँचता है और अपने दोस्तों के साथ समय बिताकर उसे काफी अच्छा लगता है। अब एक दिन क्रिस अपनी टीम के साथ पेट्रोलिंग पर निकला होता है। ये सभी आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं और एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मुस्तफा को, जो अपनी पोजीशन लेकर बैठा हुआ था। वो गुस्से से लाज था और उसे हर हाल में जरकावी की मौत का बदला लेना था। तभी उसे क्रिस की गाड़ी दिख जाती है और वो गोली चला देता है और गोली अगर लगती है ड्राइवर को। हालांकि सभी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, इसलिए सबकी जान बच जाती है। लेकिन अब क्रिस पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। वो गाड़ी से बाहर निकलता है और अपने एक साथी के साथ एक बिल्डिंग के छत पर चला जाता है ताकि वो मुस्तफा की लोकेशन को पता कर सके। क्रिस के इस साथी का नाम था बीगल्स। यहाँ क्रिस और बीगल्स आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी मुस्तफा एक और गोली चलाता है और गोली आकर लगती है बीगल्स को।
यहाँ क्रिस उसकी लोकेशन को जानने की कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं था। इसलिए वो फौरन बीगल्स को लेकर नीचे आता है और सभी उसे बेस पर लेकर जाते हैं। अब बीगल्स की ये हालत देखकर क्रिस और उसके सभी साथी आग बबूला होने लगते हैं और वो सभी फौरन मुस्तफा की खोज में निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा करना इनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मुस्तफा अभी भी अपनी पोजीशन पर बैठा हुआ था और अब क्रिस की पूरी टीम उसके निशाने पर थी। यहाँ मुस्तफा ने क्रिस के एक और साथी को मार डाला, जिसका नाम था मार्क। अब मार्क को मरता देख क्रिस पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि ये दोनों ट्रेनिंग कैंप से ही एक दूसरे के दोस्त हैं। अब बिगड़ते हालात को देखते हुए क्रिस के तीसरे टूर को यहीं खत्म कर दिया गया। इसके बाद क्रिस घर आ गया और मार्क के फ्यूनरल को अटेंड किया। फिर वो बीगल से मिलने हॉस्पिटल गया और उससे वादा किया कि वो मुस्तफा को जान से मार देगा। एक रात जब वो ताया के साथ था तो वो उससे अजीबोगरीब बातें करने लगा, मानो वो कहना चाहता हो कि वो भी अपने साथियों की तरह ही मरने वाला है। अब ये सब सुनकर ताया काफी घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वो क्रिस से कहती है कि तू अभी के अभी आर्मी को छोड़ दो। इस पर क्रिस कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे रहते ही मेरे सभी साथी खुला घूम पाते हैं और अगर मैं वहाँ नहीं रहूंगा तो मुस्तफा एक एक करके सभी को मार डालेगा। इस पर ताया उससे कहती है कि अगर तुम जंग में वापस गए तो शायद जब तुम लौट कर वापस आओ तो हमें अपने पास ना पाओ। थोड़े दिनों बाद क्रिस का चौथा इराक टूर भी शुरू हो जाता है। इसी दौरान उसे ये बात पता लगती है कि बीगल्स अपनी सर्जरी के दौरान मारा गया। अब ये सुनकर क्रिस को काफी दुख होता है, क्योंकि बीगल्स उसका सबसे अच्छा दोस्त था। थोड़ी देर बाद क्रिस का सीनियर सभी के साथ एक मीटिंग करता है और उन सभी को बताता है कि हमारे इंजीनियर्स शहर के बीचों बीच एक दीवार बना रहे हैं, जिससे हमें जंग में काफी मदद मिलेगी। लेकिन उस इलाके में एक स्नाइपर है जो हमारे सोल्जर्स को मारता जा रहा है और खबर मिली है कि ये स्नाइपर कोई और नहीं बल्कि मुस्तफा है। अब मुस्तफा का नाम सुनते ही क्रिस की पूरी टीम उसे मारने के लिए निकल पड़ती है। वो लोकेशन पर पहुंचते हैं और क्रिस अपना निशाना लगाकर बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं मुस्तफा को, और वो भी अपने पोजीशन में बैठा होता है। तभी वो एक गोली चलाता है और वो आकर लगती है एक रिवर्स सोल्जर को। अब क्रिस भी इस गनफास्ट को सुन लेता है और फाइनली उसे मुस्तफा की लोकेशन का पता लग जाता है, लेकिन वो उनसे 2000 गज यानी कि 1.8 किलोमीटर की दूरी पर था। अगर आसान शब्दों में कहें तो क्रिस और मुस्तफा के बीच 21 फुटबॉल ग्राउंड जितनी दूरी थी और इतनी दूर से एक शॉट को ले पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। यहाँ क्रिस सभी को बताता है कि मुस्तफा मेरे निशाने पर है और वो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। ये सुनते ही सभी क्रिस को ये शॉट लेने से मना करते हैं, क्योंकि इस शॉट के लगने के चांसेस बिल्कुल 0 थे। ऊपर से ये सभी लोग अलकायदा के आतंकियों से घिरे हुए थे और अगर क्रिस ने फायर किया तो उन्हें भी इनकी लोकेशन का पता लग जाएगा। ये सब देखकर क्रिस का सीनियर फौरन एक बैकअप टीम को रवाना करता है और क्रिस से कहता है कि वो गोली ना चलाए। लेकिन यहाँ क्रिस के सर पर भूत सवार था और उसे हर हाल में मुस्तफा को मारना था। अब यहाँ क्रिस कुछ ऐसा करता है जो किसी भी आर्म स्नाइपर के लिए इम्पॉसिबल था। वो अपना निशाना लगाता है और गोली चला देता है। उसकी गोली हवा को चीरते हुए 2000 गज तक जाती है और सीधे जाकर मुस्तफा को लगती है और ये था एक परफेक्ट हेडशॉट। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। लेकिन अब बुरी बात यह है कि आतंकियों को भी इनकी लोकेशन का पता लग गया है और वो भी एक बड़ी संख्या में इनकी तरफ चले आ रहे हैं। अब बिगड़ते हालात को देखते हुए क्रिस के सीनियर ने एयर स्ट्राइक का ऑर्डर दे दिया और यूएस आर्मी हेलीकॉप्टर से बॉम्ब बरसाने लगी। हालांकि इस हमले से क्रिस की टीम भी मर सकती थी, पर इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब ये सब देखकर क्रिस काफी घबरा जाता है और उसे लगता है कि अब वो नहीं बचेगा। इसलिए वो ताया को कॉल करता है और उससे कहता है कि अब वो घर आने के लिए तैयार है। यहाँ क्रिस की किस्मत साथ देती है और उसी वक्त एक रेत का तूफान इनकी तरफ आने लगता है, जिससे किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। और इस मौके का फायदा उठाकर क्रिस की टीम वहाँ से निकल जाती है और ये था क्रिस काइल का आखिरी मिशन। इसके बाद क्रिस ने आर्मी छोड़ दी और अपने घर लौट आया, लेकिन इस युद्ध ने उसके दिमाग पर बहुत ही बुरा असर डाला था। घर आकर भी उसका दिमाग जंग के मैदान में ही खोया रहता। एक स्नाइपर होने के नाते वो छोटी छोटी चीजों को भी नोटिस करने लगा था। एक दिन क्रिस ताया के साथ पार्क में बैठा होता है और क्रिस का बेटा एक डॉगी के साथ खेल रहा होता है। यहाँ क्रिस को लगता है कि वो डॉगी उसके बेटे को काटने वाला है, जबकि वो सिर्फ उसके साथ खेल रहा होता है। यहाँ क्रिस उस डॉगी को दबोच लेता है और उसे मारने वाला होता है कि तभी ताया उसे आवाज देकर रोक लेती है। अपनी बिगड़ती हालत को देखते हुए क्रिस एक डॉक्टर से मिलने आता है। यह डॉक्टर क्रिस से कहता है कि चारों तरफ ये बात फैल चुकी है कि तुमने 200 से ज्यादा लोगों को मारा है। क्या तुम्हें इस बात का अफसोस है? इस पर क्रिस कहता है कि नहीं, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि अगर मैं उन्हें ना मारता तो वो लोग मेरे भाइयों को मार देते। यहाँ डॉक्टर उससे कहता है कि क्या तुम अभी भी लोगों की मदद करना चाहते हो? इस पर क्रिस कहता है हाँ। इसके बाद डॉक्टर उसे एक हॉल में लेकर आते हैं जहाँ बहुत से घायल सोल्जर्स होते हैं और इनसे बातें करके अब क्रिस को काफी अच्छा लगता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और अब क्रिस धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा था। वो अपनी फैमिली के साथ समय बिताता और अपने बेटे के साथ शिकार पर जाया करता था। एक दिन एक आदमी क्रिस से मिलने आता है और वो खुद को एक सिपाही बताता है और क्रिस से कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। और यहाँ क्रिस भी उसकी गाड़ी में बैठकर उसके साथ चला जाता है। मूवी के एंड में बताया जाता है कि उस दिन इस आदमी ने क्रिस काइल को मार डाला। आखिर में हमें कुछ रियल सीन्स दिखाए जाते हैं जिन्हें क्रिस की मौत के बाद फिल्माया गया था, जब पूरे अमेरिका के लोग क्रिस के सम्मान में सड़कों पर उतर आए थे। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।
आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।